ही नहीं हो पाता है. The idea was some people who have missed out, they could see it again. So what is a ghazal actually? It's a very ancient poetic form. It originated about 7th century in the Arabia, right? But Arabian population is not much, and from there it moved to Persia, where it was a much larger civilization, and then from there it came to South Asia as people came in the India, and that's where it really flourished. So a lot of ghazals that we read today are, they may have started in the Arabia, but a large volume of that actually has been written in India and Pakistan, right? And it has now experienced a global resurgence. And actually, it's a phonetic poetry form. So it can be written in almost every language that is having that phonetic kind of a language. So most of the Indic languages are suited for ghazal. So, like I said earlier, it's a lyrical poem, right? It has rhyming couplets in the same meter. Now, what is rhyming couplet? इसे हिंदी में बोलते हैं हम शेर. इसमें एक पर्टिकुलर राइम फॉलो करती है, और दूसरा उस राइम को जो फॉलो करती है उसे हम बोलते हैं काफिया. वी विल गेट इनटू मोर डिटेल्स. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, ऐसा ना. अब ये इसमें राइम करेंगे इससे आने वाले शेर अपने, या. और इसमें एक होता है मीटर पार्ट. जो मीटर है वो एक पर्टिकुलर बहर होती है कि सिलेबल्स का सीक्वेंस सेम रहता है हर शेर में, उसको हम बहर बोलते हैं. विल एक्सप्लोर दैट अगेन इन द डिटेल. और एक रिफ्रेन होता है. रिफ्रेन वो पार्ट होता है जो बार बार रिपीट होता है, राइट? जिसे हम रदीफ भी बोलते हैं, उसको रेफरेन बोलते हैं. तो हर गजल में ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं कि उसमें राइम होनी चाहिए, उसका मीटर सेम होना चाहिए, और उसका रदीफ सेम होना चाहिए. अब ये तीनों चीजें क्या है, ये आगे चलकर आएंगी. दूसरी बहुत बड़ी बात है गजल में कि सेल्फ कंटेन्ड थॉट होता है. हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है. एवरी कपलेट इज कंप्लीट. It does not depend on the previous or the next couplet to get any meaning or any context. कई बार हम आपस में एक दूसरे को एक शेर बोलते हैं, हमें पूरी गजल पता भी नहीं होती है, और कई बार तो एक लाइन में ही बहुत पॉपुलर बन जाता है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले. ये अपने आप में बड़ी कंप्लीट सी चीज है, राइट? बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले. एक उस वाली पूरी गजल का पार्ट है गालिब का. पर हर शेर अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए कम शब्दों में ज्यादा बात कहने को शेर कहते हैं. फ्लेक्सिबल लेंथ होती है गजल की. कोई जरूरी नहीं इसमें इतने ही शेर हों. यूजुअली 5 तो मिनिमम होने चाहिए. यदि 5 शेर भी नहीं है तो उसे गजल मुकम्मल कंप्लीट नहीं माना जाता. और ज्यादातर मैंने देखा है 7 से 12 शेरों की गजलें होती है. उससे बहुत लंबी भी कोई गजल नहीं लिखते, वरना वो महफिल में कहने में बहुत टाइम लग जाएगा और गाने में तो बहुत ही टाइम लग जाएगा. अमूमन जितने आप सिंगिंग वाले परफॉर्मेंस देखोगे वो 5 या 7 गजलों शेरों के बीच की गजलें होती हैं, क्योंकि उसमें बार बार हम स्थाई को रिपीट भी कर रहे होते हैं. और काफी इमोशनल डेप्थ होती है गजल में. उसमें भाव बहुत पूर्ण होता है. तो शुरू में जो गजलें लिखी गई थी वो काफी महबूब के लिए, जुदाई के लिए, दुख वाली लिखी गई. पर समय के साथ साथ काफी और सब्जेक्ट्स भी गजल में एक्सप्लोर होते गए. दिस इज जस्ट अ cap of how it spread. Like I said, it started in 7th century Arabia in the pre-Islamic Arabic poetry, and very quickly it moved to Persia. That's where it flourished and evolved into a very distinct form, right? And Khusro was probably the first person who wrote a ghazal in India, right? There were Sufi mystics who traveled along with the invaders who came from that part of the world. अमीर खुसरो की जो पहली गजल है, इनफैक्ट जो मैंने पढ़ी है, उसमें उसने बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है. उसमें पहली लाइन उसने पर्शियन में लिखी है और दूसरी लाइन ब्रजभाषा में लिखी है. और उसी मीटर पर उसी गजल की कुछ लाइनें लेकर बाद में गुलजार जी ने गीत भी लिखा है, जिसकी लिरिक्स हमें कभी याद नहीं हो पाते थे. कि निहाले मस्ती समथिंग समथिंग मुकुंदस वाला गाना तुमने सुना होगा ना, दिखाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल है, मेरा तुम्हारा दिल है. वो अमीर खुसरो की उस पहली गजल से ही आया है. बट मुगल इंडिया में, स्पेशली टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द मुगल इंडिया, आई थिंक दैट वाज द गोल्डन एज ऑफ गजल. जो बहादुर शाह जफर का दरबार था, तो बहादुर शाह जफर के दरबार में गालिब भी था, सौज भी था, और उससे थोड़ा पहले मीर भी था, मोमिन भी बहादुर शाह जफर के दरबार में था. तो उस टाइम काफी अच्छा रहा. एंड मॉडर्न इंडिया में काफी चीजों गजलों में बदलाव आए. धीरे धीरे अरेबिक और पर्शियन वर्ड्स कम होते चले गए, क्योंकि वो ऑडियंस की समझ में नहीं आएंगे. और गजल जब हम कहते हैं, समझ में आनी चाहिए. आपकी ऑडियंस को समझ में नहीं आए तो क्या फायदा हुआ. तो जितने सिंपल हम शब्द यूज करें पर उसमें मीनिंग उतना गहरा हो, वो उतनी अच्छी गजल है. अभी जो इसलिए कंटेम्प्रेरी वर्ड्स हैं बहुत आ गए हैं. बशीर बद्र जी तो अंग्रेजी के शब्द भी डालते हैं गजलों में. एक लॉन करके वर्ड है, कम से कम 8 बार पढ़ चुका हूं मैं उनकी अलग अलग गजलों में. उनको बड़ा अच्छा लगता था लॉन वर्ड.
थीम्स भी काफ़ी मॉडर्न हो गई हैं। दुष्यंत कुमार जी ने एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने सोशल रिवॉल्यूशन की थीम पे गज़ल लिखी, कि मेरे सीने में ना है इसे तेरे सीने में ही आग जलनी चाहिए, राइट? उन्होंने एक गज़ल लिखी है बहुत, उसमें सारी रिवॉल्यूशनरी पोएट्री है। आई थिंक फैज़ पहले ऐसे शायर थे जिन्होंने रोमांस से हट के सोशल गज़लें लिखनी चालू की थी। और उनसे ज़्यादा काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए साहिर लुधियानवी, तो उनकी काफ़ी ऐसे नगमे हैं, गीत भी हैं, गज़लें भी हैं, जिसमें सोशल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, और दुष्यंत सिंह जी इसको बिल्कुल ही अलग डायमेंशन पे ले गए। आज की डेट में हम गज़लों में कुछ भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, तो मैंने खुद जो गज़लें लिखी हैं, वो भजन भी लिखे हैं गज़ल विधा के अंदर, इंस्पिरेशनल भी लिखी हैं, सोसाइटल जो प्रॉब्लम्स हैं, उन पर भी लिखी हैं, तो दैट कैन बी टोटली योर चॉइस। Like I said, these are the different themes. So they started with the romantic theme, दैट इज इश्क मजाजी, देन फिलोसफिकल डेप्थ उसके अंदर आने लगी, काफ़ी इसमें सोशल कमेंट्री आने लगी गज़लों के अंदर, स्पिरिचुअल तो था ही, खुसरो ने बहुत सारी स्पिरिचुअल गज़लें लिखी हैं, अल्लामा इकबाल ने स्पिरिचुअल गज़लें लिखी हैं। अब जो है ये काफ़ी इसमें हम डाइवर्स इमेजरी देखते हैं, तो ये सब्जेक्ट्स की बात है कि यू आर ओनली लिमिटेड बाय योर इमेजिनेशन। वंस यू लर्न हाउ टू राइट गज़ल, इट विल बी गुड इफ यू कैन राइट ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स टुडे। अब ये आता है मेन वर्कशॉप का टॉपिक, सिंस वी आर डन विद द बेसिक इंट्रोडक्शन। व्हाट डज गजल मेड ऑफ, एनाटॉमी ऑफ अ गजल, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो गजल का जो पहला शेर होता है उसे हम बोलते हैं मतला, द फर्स्ट कपलेट। नाउ व्हाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द गजल? जो पहला शेर आएगा गजल का, उसके दोनों शेर जो हैं हमारे, वो आपस में एक दूसरे से राइम करने चाहिए, राइट? जैसे खत्म होती मेरी सजा ही नहीं, जबकि मेरी कोई खता ही नहीं। अब देखिए ये दोनों राइम कर रहे हैं, सजा और खता दोनों की ध्वनि लास्ट में आ से आ रही है, दोनों आ पे राइम कर रहे हैं, राइट? उसके बाद जितने भी शेर आएंगे गजल में, उसमें सिर्फ इवन जो लाइन होगी, जो सेकंड लाइन जिसे मिसराए सानी बोलते हैं, वो राइम करती है पहले वाले दो शेरों से, पहली लाइन राइम नहीं करती। जैसे मैंने बोला, खत्म होती मेरी सजा ही नहीं, जबकि मेरी कोई खता ही नहीं। अब अगला शेर आता है जैसे कि प्यार करता हूं टूट कर जिसको, अब देखो ये राइम नहीं कर रहा उससे, पर इसकी जो अगली लाइन आएगी, आज तक उसको ये पता ही नहीं, यहाँ पे राइम आ गया। ठीक है? तो पहला शेर को बोलते हैं मतला, हर गज़ल में मतला होना अनिवार्य है। इफ यू देयर इज़ नो मतला, देन देयर इज़ नो गज़ल। मतला सेट्स द टोन। उसमें जो पहली 2 लाइनें हैं, उनमें जो एग्ज़ैक्ट राइमिंग होगी, वही फ़ॉलो होनी चाहिए। यदि हमने कड़े और पड़े कर दिया, अब अड़े वर्ड ही हर शेर में राइमिंग में आना चाहिए, कुछ और नहीं चलेगा। तो इसलिए पहला मतला बहुत केयरफुली ऐसा लिखना चाहिए जिसमें काफिया में आपका हाथ बंध ना जाए। वही काफिया है, राइमिंग वर्ड्स जैसे मैंने बताया कि कड़े और पड़े जैसे राइमिंग करते हैं, वो उसमें काफिया बन गया। काफिया को आप ऐसे भी समझ सकते हो, सिंस ऑल ऑफ यू आर इंजीनियरिंग एंड निटी गाइस, इट्स द सबसेट बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड्स। जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो काफिया है। तो कड़े और पड़े में कॉमन क्या हुआ? द साउंड ऑफ अड़े, दैट इज द कॉमन पार्ट ऑफ इट, सो दैट बिकम्स द काफिया फॉर all the other couplets. एंड काफिया हमेशा रदीफ से पहले आता है, दे प्रीसीड द रेफरेन इन सब्सिक्वेंट कपलेट। जैसे मैंने बोला, खत्म होती मेरी सजा ही नहीं, जबकि मेरी कोई खता ही नहीं देखिए दोनों में आ गया। फिर मैंने अगला शेर बोला, प्यार करता हूं टूट कर जिसको, आज तक ये उसे पता ही नहीं। अब ये ही नहीं हर शेर के लास्ट में आएगा, उसको हम बोलते हैं रदीफ या रेफरेन। A repeated word or phrase, refrain, that appears at the end of second line of every couplet. So far so much clear? तो मतला पहला शेर, काफिया वो जो राइमिंग स्कीम है जो हर शेर में आती है, रदीफ वो जो हर शेर के एंड में रिपीटिंग वर्ड्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बहर, जो काफी लोगों को तकलीफ देने वाली चीज है, वो बहर है। पहले कंसेप्ट आसान से आ जाते हैं। ये होता है एक क्वांटिटेटिव मीटर। आज की आधी वर्कशॉप का टाइम हमारा बहर पर ही जाएगा, क्योंकि सबसे मुश्किल चीज लोगों को सीखने में यही लगती है। बहर एक रिदम देती है, एक बेस देती है, और हम वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे आके कि आप सीखोगे उसे। और लास्ट चीज होती है मक्ता, जो आखिरी शेर होता है गजल का। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है, हो तो अच्छी बात है। मक्ता में क्या करते हैं लोग, अपना तकल्लुस डाल देते हैं। जैसे आप देखोगे ना, बहुत शेरों में लोग गालिब या मीर आपको वर्ड मिल जाएगा, राइट? वो उनका पोएटिक नाम है, तकल्लुस है, वो आखिरी शेर में उसको डाल देते हैं, उसको मक्ता बोलते हैं। चलिए एक गजल का एग्जाम्पल देखते हैं, इसको हम डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हमें सारे कंपोनेंट पता चल गए कि मतला क्या है, काफिया क्या है, रदीफ क्या है, और मक्ता क्या है, और बहर क्या है।
अब ये बहुत ही फेमस शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये गालिब का बहुत फेमस शेर है, आप सब लोगों ने सुना होगा। तो इसमें आप चैट बॉक्स में कोई डाल के बताइए कि ये कपलेट को हम क्या बोलेंगे। व्हाट इज दिस कपलेट, ये शेर कौन सा है? चलिए मैं बता देता हूं, उसमें भी शुरुआत की है हमने, तो ये हो गया मतला। आप इसमें ध्यान से देखिए, इसमें दोनों लाइनें आपस में राइम कर रही हैं, राइट। हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। राइमिंग आ रही है दम और कम में, है ना। तो इसको हम बोलेंगे, ये पहला हमारा शेर हो गया जो कि हम बोलते हैं मतला। अब इसमें काफिया है वो कौन बताएगा? आई थिंक चैट में आ रहे हैं मैसेज, हाँ आ रहे हैं। काफिया दम और कम है शायद काफिया। बिल्कुल जी, दम और कम में राइमिंग आ रही है, तो इसमें जो काफिया हो गया वो अम की ध्वनि हो गई, द साउंड ऑफ अम। दैट मीन्स कैन यू टेल मी सम 2 or 3 वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड एज काफिया इन दिस गजल? दम और कम से राइमिंग करने वाले कोई शब्द बताइए। हम बिल्कुल सही। और कोई बताना चाहेगा सर के अलावा? गम। गम, बिल्कुल सही बोला आपने। तो गम हो गया, हम हो गया, और क्या हम तुम बोल सकते हैं? ना। बिल्कुल सही बोला आपने। तो इसमें जो काफिया है वो अम की ध्वनि है, दम, कम, हम, खम, ये सब, धम, ये सब। कदम हो सकता है या नहीं सर? कदम ना। नहीं नहीं, कदम हो जाता पर होगा नहीं, बताऊंगा वो आगे में क्यों नहीं होगा। ठीक है, इसमें काफिया है वो, लेकिन वो बहर में फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, पर कदम हो जाएगा। पर क्या करते हैं, काफिया में रिपीट नहीं करते हैं, तो आपका क्योंकि दम आ गया है तो आप अवॉइड कीजिए कदम। एक अच्छी गजल वो होती है जिसमें काफिया रिपीट ना हो। अनिवार्य नहीं है, गालिब की भी कई गजलें हैं जिसमें वो काफिया रिपीट कर देते हैं, पर अच्छी गजल वही मानी जाती है इसमें काफिया रिपीट ना हो। अब इसमें रदीफ कौन बताएगा, इस शेर में रदीफ क्या है जो रिपीट हो रहा हो? निकले, सिर्फ निकले को रदीफ बोलेंगे, अम जो है वो काफिया हो गया, है ना। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, एनीबॉडी हु डज नॉट नो? जी जी ठीक है। हाँ, निकले इसमें रदीफ हो गया। बस ये शब्द याद करने पड़ेंगे, रदीफ और नहीं सर, याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं अंग्रेजी में भी बोला है। आप राइमिंग वर्ड बोल सकते हो, तुकांत बोल सकते हो, काफिया बोल सकते हो। इसमें मैं सारे जार्गन हटा के आपको बता रहा हूँ, या सिर्फ ऐसे दिमाग में या राइमिंग होनी चाहिए, राइमिंग सबको पता समझा रहता है, और रिपीट हो रहा होता है। आप हिंदी पोयम भी देखेंगे, उसमें भी यही स्कीम फॉलो होती है। जैसे कृष्ण की चेतावनी दिनकर जी की बहुत फेमस पोयम है, आप पढ़ेंगे आपको दिखेगा उसमें जो वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं उनको हम राइमिंग से काउंट आउट करते हैं। जो भी रिपीट वाला है उससे पहले वाले वर्ड्स रिपीट होने चाहिए, है ना, वरना वो माना नहीं जाएगा। कई लोग क्या लिख देते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी अधिक निकले। अब वो कहते हैं निकले निकले राइम तो हो रहा है, लेकिन आप देखो सुनने में कितना अटपटा लग रहा है ना। तो जो चीजें सेम होती हैं उनको राइमिंग से आउट रखा रहता है, वो रदीफ बन जाता है, उसको आउट करके फिर जो बचे वो राइम करना चाहिए। और लास्टली इसमें बहर क्या है, ये क्वेश्चन मैं भी पार्क कर देता हूं, क्योंकि बहर का मैं आपको पहले जब बेसिक्स बताऊंगा तब आपकी समझ में आएगा कि बहर कैसे निकालते हैं। दिस मच इज क्लियर? हाँ बताइए, बताइए। सी आई वुड नॉट से दैट, क्योंकि सांस बहुत ब्रॉड होती है, अच्छे गाने वाले तो एक सांस में पूरा गाना भी गा जाए, बट यू आर गेटिंग देयर। सी, बहर कॉमन इसलिए जरूरी है कि रिदम कॉमन आए, तो लय एक जैसी होनी चाहिए। सांस तो बहुत बड़ी बात है। अब वो लय एक जैसी तब आती है जब छोटे और बड़े सिलेबल्स जो हैं वो एक ही सीक्वेंस में आए, और वो मैं आपको बताऊंगा भी, विल गेट देयर। आई हैव बेसिक टाइम। मैं जितना समझाऊं वो ये है कि जैसे रिदम होती है ना, उसका भी एक टाइम सिग्नेचर होता है। बिल्कुल तो वो सही, दोनों लाइन जो है वो टाइम सिग्नेचर में आ जाए तो वो सेम बहार में जनरली होंगी। बिल्कुल। और सिर्फ टाइम उसमें, तो आपने जो बोला सेम टाइम में आ जाए, दैट मींस लेफ्ट एंड राइट या बिगिनिंग एंड एंड का कंस्ट्रक्ट, पर ऐसा नहीं है। बिगिनिंग और एंड के साथ जो वेव आ रही है वो भी जी मैच होनी चाहिए। समझो एक साइनोसॉइडल वेव है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वो पूरी वेव एज इट इज मैच होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ओवरऑल टाइम ट्रेवल्ड उतना हो गया। जैसे दो आदमी भाग रहे हैं, दोनों 1 घंटे में पहुंच गए 5 किलोमीटर, सिर्फ वो काफी नहीं है, वो हर समय एक साथ हो, हम्म। अब वो ले आएगी।
चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सेम एक्सरसाइज। इस बार मैं नहीं बोलूंगा, इस पर कोई और बोलेगा। ये सबने पढ़ी है वाली गजल, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। और एक और शेर लिया है, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फजाएं हो गईं, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। अब इसमें बताइए ये इन दोनों शेरों को क्या बोलेंगे, इसमें मतला कौन सा है? पहला वाला ऑब्वियस है। दूसरा होश वाला वालों। मतला नहीं है। अब बताइए इसमें काफिया क्या है, कौन बताएगा? रस्तोगी सर के अलावा कोई और बताएगा? रस्तोगी सर और रानू सर अब अगला जवाब नहीं देंगे। शोभम तुम भी चुप रहोगे, तुम ही तीनों मोनोप्लाइज कर रहे हो। इसलिए मैंने चैट बॉक्स का प्रोविजन रखा था, पर लोग टाइप नहीं कर रहे हैं। बताइए इसमें अब काफिया क्या है, राइमिंग किस वर्ड्स में आ रही है क्या चीज? इन शेरों में? What क्या is it? चीज है? नहीं, वो राइमिंग नहीं कर रही है, वो तो रदीफ हो गया। जी क्या चीज है तो रदीफ हो गया ना, रेफरेन जो कॉमन है। राइमिंग क्या हो रहा है हर शेर में? राइमिंग स्कीम क्या है? खुद ही और जिंदगी। तो उसमें क्या नहीं। कॉमन है? खुद ही एंड क्या? जिंदगी वर्ड्स आर राइमिंग। ई ई बिल्कुल सही बोला। ई की मात्रा जो है, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा जो है वो कॉमन है। आप देखिए क्या चीज है, क्या चीज है, पहले शेर के दोनों लाइनों में आया वो रदीफ है, पर खुदी और जिंदगी में यदि आप सबसेट निकालोगे वेन डायग्राम बना के तो ई की मात्रा आती है। फिर अगला शेर देखिए, उसमें पहली लाइन राइम नहीं हो रही है, पर दूसरा लाइन आप देखोगे जादूगरी, ई की मात्रा फिर राइम हुई, और फिर रिफ्रेन जो हम रदीफ बोलते हैं, जो बार बार रिपीटिंग वर्ड सिंपल भाषा में, क्या चीज है वो आ गया। तो मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ जी, सिर्फ ई इज एनफ फॉर राइमिंग और बेखुदी जिंदगी जादूगरी ये वर्ड पूरा होना चाहिए? नहीं देखिए ई जो आ गया तो वो ई के बिना खुद ही नहीं बन सकता ना, ई के बिना जिंदगी नहीं बन सकता, जिंदगी आएगा तो ई आ जाएगा। ना ई तो सिर्फ एक वो हुआ, हाँ मात्रा जैसे हुई, पूरा वर्ड नहीं होता राइमिंग के लिए। नहीं सर, राइमिंग पूरे वर्ड की आप कर ही नहीं सकते। हमेशा वर्ड जिससे जिस ध्वनि पे आता है खत्म होता है उस पर राइमिंग होती है। आप बताइए खुदी और जिंदगी तो दो अलग अलग शब्द हो गए ना, वो कॉमन नहीं है, पर दोनों की साउंड एक जैसी, जहां पर कन्वर्ज हो रही है वो ई है। जैसे खुदा और पड़ा, अब इसमें कॉमन क्या है? खुदा और पड़ा में कॉमन सिर्फ आ की मात्रा है। और अगेन जब हम काफिया में डीप डाइव करेंगे तो आपको इसका एक और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग जवाब मिलेगा। ये पार्ट सबको क्लियर हो गया? इसमें ई की मात्रा काफिया है, पहला शेर मतला है, दूसरा शेर नॉर्मल शेर है, क्या चीज है रदीफ है, और बहर पर हम बाद में आएंगे। विवेक माय क्वेश्चन आल्सो, जैसे सर ने पूछा वही कि जो सिर्फ एक ई की मात्रा कैन बिकम द राइमिंग। सो जैसे पिछला जो शेर था जो आपने पिछले स्लाइड पे दिखाया, उसमें भी सेट की गम इज अ वर्ड, राइट? वी डिडंट से म कैन बी ट्रीटेड एज अ करेक्ट एज अ काफिया, राइट? हाँ, सो जैसे हाँ, दम कम ये पूरे वर्ड्स हैं, उसमें हमने ये नहीं बोला कि जस्ट म इज द काफिया। No, ma is not, because ma is not the thing. If you look at the sound of dam and come, you get sound of is the common sound, right? okay, तो दम और okay. कम में हमेशा जो काफिया होगा उसमें एक वॉवेल तो होगा ही होगा। वॉवेल इज व्हाट गिव्स इट द साउंड, एंड जो माँ है वो तो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, राइट? तो माँ का मी हो जाएगा तो वो राइम बिगड़ जाएगी। तो सर मतलब काफिया मतलब सेम राइमिंग होनी चाहिए बेसिकली, साउंड एक जैसा होना चाहिए। हाँ, जैसे शशि ने बोला मैं दम लिख दूं और अगला वर्ड में कुछ और लिख दूं, नो बिल्कुल ही मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, पर कोई वियर्ड सा आएगा आगे, काफिया में आपको एग्जांपल आएंगे जहां कोई वियर्ड सा दिखेगा कि लास्ट लेटर सेम है पर साउंड अलग हो रही है। ठीक है, अब देखिए हम डीप डाइव करेंगे काफिया में, और ये आप दोनों के सवालों के जवाब यही लिखे हैं। तो काफिया इज लाइक द राइमिंग हार्ट बीट ऑफ गजल, दैट्स व्हाट आई लाइक टू कॉल इट। ये वो राइमिंग वर्ड और फ्रेज हैं जो रदीफ से पहले आते हैं। अब काफिया दो तरीके के होते हैं, आपके सवालों के जवाब यहां पर आ गए। एक तो होता है स्वर काफिया, इसमें सिर्फ वॉवल्स में राइमिंग आती है, मात्रा वाली, जैसे आप बोल रहे थे, जैसे ई वाला एग्जाम्पल था। देखिए दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब बताइए इसमें क्या हुआ, कॉमन क्या है इसमें? आ की मात्रा, आ है ना, आ की मात्रा कॉमन है, तो इसको हम बोलते हैं स्वर काफिया या वॉवल राइमिंग। तो दुआ और दवा ये राइमिंग कर रही हैं। अब बताइए जो वर्ड है उसमें अप या डाउन का थंब दिखा के पता इसके साथ राइमिंग कर रहा है?
नहीं, नहीं पता राइम कर रहा है, आ की आवाज आ रही है। और दिल- बुरा, बुरा बुरा भी राइम कर रहा करेगा है, सर। बुरा भी राइम कर रहा है। जी। और बेबसी, नहीं, बिल्कुल बेबसी बिल्कुल राइम नहीं कर रहा इसके साथ। नहीं, आदमी नहीं करेगा। और माजरा, माजरा कर सकता, लेकिन 2 शब्द और 3 शब्द। नहीं करेगा, उस शब्दों से फर्क नहीं पड़ता, माजरा जी। करेगा। वो बहर पे माजरा डिपेंड करता है कि मैं कितना बड़ा शब्द लेके आऊं। एज लॉन्ग जी। एज इट इज एंडिंग विद द सेम साउंड इट इज राइमिंग। तो इसमें स्वर काफिया वॉवेल राइमिंग वो हो गया जिसमें राइमिंग इज बिकॉज ऑफ द कॉमन स्वर, कॉमन मात्रा। ओके, बट व्यंजन काफिया कॉन्सोनेंट राइमिंग वो होती है जिसमें राइमिंग में वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जैसे वो गम और कम। दैट वाज द एग्जांपल ऑफ द व्यंजन काफिया और द कॉन्सोनेंट राइम। जैसे देखिए, किसी कली ने भी देखा न आंख भर के मुझे, और गुजर गई जर से गुल उदास करके मुझे। अब बताइए इसमें राइमिंग कहाँ आ रही है? भर कर। भर और कर में, तो इसमें कॉमन साउंड क्या बोलेंगे हम? पर, अर। एग्जैक्टली वही, बिल्कुल जो कम और गम में अम था वो भर और कर में अर हो गया। तो उसके साथ कुछ राइमिंग वर्ड बताइए। दर, डर बिल्कुल सही। मंजर, दर, दर, मर, दा दर। दा और रा। हाँ, मंजर किसी ने बोला, मंजर भी राइम करेगा, सफर भी राइम करेगा, सर, पर क्या फिर राइम करेगा? फिर नहीं, 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 सुर, नहीं करेगा। सुर। नहीं, अर इज दी। करेक्ट। सो दैट वाज द, यू वर सेइंग ना कि वो कम में माँ आ रहा है तो क्या माँ से हो जाएगा। वो लॉजिक होता तो भर और कर के साथ फिर भी राइम कर जाता, पर फिर देखिए सुनने में पता लग रहा है ना। हाँ, हम्म। हाँ, वही आपको कम और गम का, आपका जो आप दोनों का सवाल था वो अगली स्लाइड में बिल्कुल आपको मिल गया। सुर नहीं नहीं करेगा क्योंकि उर हो गया। नजर करेगा, हाँ, करेगी सर। करेगा। किधर, करेगा सर। करेगा, इधर। करेगा। बिल्कुल, आप सबको राइमिंग का पता चल गया। बिलीव मी, पीपल हु बीन राइटिंग फॉर 5 years और मोर दे स्टिल मेक काफिया मिस्टेक। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लिखे हुए आते हैं जिसमें राइमिंग ही गलत होती है। राइट, लोग ऐसे राइमिंग कर देते हैं, जैसे आपने बताया ना, ये आंख भर उदास कर और फिर। अब फिर और भर राइम नहीं करता, सुनने में अटपटा लगता है। These are the कॉमन काफिया मिस्टेक्स। ये मिस्टेक्स पहले मैंने भी की हैं, मैं भी एक्सेप्शन नहीं हूं, किसी को नहीं आता। तो मैंने एक बार जो सबसे पहली बार चीज लिखी थी उसमें करना और रोना, ये गलती मैंने ही की थी। फिर मेरे को लगा यार एक बड़ा अजीब सा लग रहा है, फिर मैंने पढ़ा, अच्छा ये गलती है। तो करना एंड रोना आर दे राइमिंग? नो, बिल्कुल नहीं कर रहे राइमिंग। पर आप देखिए, होना है इसमें। हाँ, एक में अरना साउंड है और एक में ओना साउंड है। जी। राइट, या करना और मरना साउंड करेंगे, राइम करेंगे। हाँ, और करना और चलना करेंगे सर। नहीं करेंगे। नहीं, नहीं, अलना और इसमें अल्लाह हो जाएगा। अरना और हाँ। अलना हो गया। एक और तरकीब भी होती है, इसको हम यौगिक शब्द बोलते हैं। आप नीचे देखेंगे तो अंडरस्टैंड यौगिक वर्ड। यदि करना चलना जैसे शब्द आ जाएं तो इसमें आप देखिए कि ना को मैं हटा दूं तो कर और चल अपने आप में शब्द है। कर का मतलब होता है, चल का मतलब होता है। तो आप उस ना को रदीफ में ले जाओगे और देखोगे कर और चल के आपस में राइम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ यौगिक शब्दों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं तरीका। तो करना चलना राइमिंग नहीं कर रहे हैं। क्या रोना और सोना राइमिंग कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं सर। हाँ, इसको भी आप थम्स अप थम्स डाउन से बताएंगे तो सबके रिस्पॉन्स लग जाएंगे। रोना और सोना राइमिंग कर रहे हैं बिल्कुल। और नजर, जोर, तीर और दूर, ये चारों वर्ड में से कोई भी 2 वर्ड राइम कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से? कि चारों बिल्कुल अलग वर्ड है देखिए। और हाँ, चारों रा पे खत्म हो रहे हैं। राइट। और आप जाइए अपने किसी भी लिटरेरी ग्रुप में, आप वहाँ कविताएं देखिएगा, आपको ऐसी राइमिंग स्कीम मिल जाएंगी कि उसमें करना रोना राइम कर रहा होगा, करना चलना राइम कर रहा होगा, नजर और तीर राइम कर रहा होगा, जोर और दूर राइम कर रहा होगा। क्या सुमित? हाय, इसमें आपने काफिया को अरना माना है, इसलिए दैट्स नॉट राइमिंग। अगर मैं ना मान लूं, मतलब सिर्फ ना, देन मान ही नहीं सकते ना दोस्त, मानने से नहीं होता, होने से होता है। तो ना को आप कैसे मान लेंगे जब ध्वनि ही अलग है? और यहीं पे मैंने आपको यौगिक शब्दों का एग्जाम्पल दिया। यदि करना और रोना को आप लोगे तो ना उसमें हटा देंगे तो कर और रो अपने आप में पूरे शब्द हैं। नहीं, पर तुमने बताया था कि
वॉवेल भी होते हैं ना, वॉवेल काफिया। आ को मान सकते हैं फिर हम। सर, आ आ अगर मैं को, बोलूं। हाँ आ को आप मान सकते हैं, आप बिल्कुल मान सकते हैं आ को। तो यदि मेरा उसमें पहला वाला ऐसा आएगा मतला, तो उसमें हम आ पे खत्म हो रहा है तो वहां पर आ जाएगा, स्कीम अलाउ करेगी, वहां पे उनको हम राइमिंग मान लेंगे। बिल्कुल तो ठीक है फिर very- मुझे पता कैसे चलेगा कि इसमें हमने अरना को काफिया लिया है या आ को लिया है? वो थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाएगा ना। नहीं, सब्जेक्टिव नहीं जाएगा वो। आपका जो पहला शेर आप मतला लिखोगे उसमें जो कॉमन ध्वनि है दैट बिकम्स द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द गजल, राइट। बट हैविंग सेड दैट, अगेन दिस इज समथिंग आई यूजुअली टेल पीपल टू अवॉइड, बिकॉज क्योंकि थोड़ा सुनने में अटपटा तो लगता है और यौगिक शब्दों के साथ बहुत अटपटा लगता है, तो यौगिक शब्दों में तो डेफिनेटली अवॉइड कीजिएगा। तो करना और रोना आप नहीं कर सकते, पर करना के साथ में कोई और ऐसा वर्ड लाऊं जिसका ना हटा के कोई मतलब ना हो पर आप पे खत्म हो रहा हो, जैसे चला या जा। नहीं, जा में तो जाना में से जा ना हटाऊंगा तो जा भी अपने आप में शब्द है। कोई ऐसा शब्द सोचिए जो आप पे खत्म हो रहा हो पर उसमें ना हटा दिया जाए। तो यदि आप आ की ध्वनि का कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि दोनों ना पे या पा पे या ला पे एक दूसरे पे ना खत्म हो रहे हो, और दूसरा वो यौगिक शब्द ना हो, वरना ये कंफ्यूजन हमेशा दिमाग में आएगा। ठीक है, तो जैसे करना, और यदि करना के साथ मुझे कोई और वर्ड मिलता है जिसमें मान लीजिए आजा आ गया, वो राइम कर रहे हैं तो उसमें आ कॉमन आ गई ध्वनि, राइट। बट करना रोना करना चलना हमेशा अवॉइड कीजिए। So Vivek, you're saying कि काफिया में yogic words better to avoid because उसमें rhyming has to be for the whole word, right? Word not just for that last. यौगिक वर्ड में कॉमन पार्ट अवॉइड करके देखिए कि राइमिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे करना और चलना में ना हटा के देखिए कर और चल क्या राइम है, नहीं है। Correct. और कर और मर में राइमिंग है, करना और है। मरना में राइमिंग आ और जाएगी। रो और सो में भी है। हाँ। Okay. अब चलिए कुछ काफिया की एक्सरसाइज करते हैं थम्स अप एंड डाउन के बाद। तो इसमें कुछ मैंने ऐसी कपलेट्स लिखे हैं, पहले वाले की बात करेंगे, आपको अप एंड डाउन करके बताना है कि राइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खैर गुजरी कि तू नहीं दिल में, अब कोई आरजू नहीं दिल में, क्या ये प्रॉपर काफिया है? खैर गुजरी, चलो पहली बार मिक्स्ड रिस्पॉन्स आया है, दो लोगों ने थम्स डाउन, एक ने थम्स अप किया है। अब बहुत सारे अप आ गए सडनली। तो डाउन किस किसने किया था, मैं नाम नहीं देख पाया, वो कैन मैंने किया था। आपको क्यों लगता है कि खैर गुजरी की तू नहीं दिल में, अब कोई आरजू नहीं दिल में राइम नहीं करता? क्योंकि की और तू साथ में आ रहा है, उसके साथ फिर नीचे देखती हूँ तो आरजू है नहीं, तो तू है ना, वो तो खैर गुजरी की तू, तो इसमें स्वर वाला काफिया है, कॉमन साउंड है ऊ की। ओके। खैर गुजरी की तू नहीं दिल में, अब कोई आरजू नहीं दिल में, तो ऊ की साउंड इसमें काफिया है, कॉमन। अच्छा, दूसरा वाला, हमें हंसना नहीं आता कि रोना भी नहीं आता, हमारे दिल के कांटों को निकलना भी नहीं आता। फिर से मिक्स नहीं है, काफिया नहीं है इसमें। हाँ, इसमें काफिया नहीं है। तो जिन लोगों ने बोला है शुभम इसमें काफिया नहीं है, वही रोना निकलना वाली बात आ गई ना। देखिए फिर से, तो ना आप हटा के देखिए, रो और निकल साउंड बिल्कुल अलग आ रही है। तो ये मिस्टेक बहुत सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक काफिया की यही होती है। देखिए अभी भी कंफ्यूजन आ रहा है लोगों को उसमें। तो जब भी आपको ऐसा यौगिक शब्द मिले, उसमें से कॉमन पार्ट हटा के देखिए कि राइमिंग है कि नहीं है। दैट्स अ वेरी इजी वे टू फाइंड आउट। तो इसमें काफिया गलत है, और ये मेरी सबसे पहली वाली गजल का ही एक शेर था जिसमें मैंने गलती की थी। मैं आज तक इसे रखे हुए हूँ अपने आप को रिमाइंड करने के लिए कि गलती होती है। जो सब कहें सपने तेरे मुश्किल बड़े तो क्या हुआ, तेरी रजा तेरा सफर धीरे चले तो क्या हुआ, क्या इसमें राइमिंग है? कह सकते हैं बड़े और चले। कह सकते हैं नहीं सर, है कि नहीं है? है इसमें राइमिंग, ये भी है। अब इसमें मैंने गलती क्या की थी जब मैंने लिखी थी शुरू में, तो तेरी रजा तेरा सफर और कुछ तो वर्ड था पड़े के साथ खत्म किया था। अब बड़े और पड़े में कॉमन साउंड हो गई अड़े, पर मैंने बाकी के शेरों में ए मान लिया। जैसे किसी ने कहा था ना यदि हम ये मान के चलें, तो मैंने अपने दिमाग में ए मान दिया। तब मुझे किसी उस्ताद ने सिखाया कि यदि मतला में कॉमन अड़े हो गया तो हर एक में अड़े चाहिए। अब अड़े से खत्म होने वाले शब्द बहुत कॉमन है, तो मैं फंस गया। तो फिर मैंने आके पहला शेर बदला, वो बड़े की जगह चले, पड़े की जगह चले डाल दिया, और फिर वो एक ही मात्रा को हम आगे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें कॉमन साउंड आ गई एक ही। पर यदि मैंने धीरे चले की जगह मान लीजिए
पड़े वर्ड यूज कर लिया होता, या बड़े के साथ मैंने पड़े, सड़े, लड़े ऐसा कोई शब्द ले लिया होता। अब मुझे अड़े की साउंड चाहिए सारे शेरों में, और वो बहुत कम शब्द होते हैं। तो जब भी आप गजल में पहला शेर लिखें तो उसमें फंस ना जाएं, ऐसे काफिया चुन के जो बहुत कम शब्द देता है। चौथा है शेर, जरा बताओ कौन है ऐसा जिसे आंसू ना मिले हों, जहां हर शख्स को हिस्से में थोड़े जख्म ना मिले हों। नहीं। बिल्कुल जी। तो एक बार मेरे पास किसी ने भेजा था टेस्टिंग के लिए कि ये ठीक लिखा है, मैंने कि नहीं लिखा है, तो एक कॉमन गलती है। तो इसमें देखिए ना मिले हों कॉमन आ रहा है, रदीफ है, पर उससे पहले आंसू और जख्म में कोई राइमिंग नहीं है ना। पांचवा है, मेरी यह तमन्ना है सच जरूर बताया जाए, मैं गुनाहगार हूं तो बेशक जुर्म बताया जाए। इसमें काफिया सही है गलत है? इसमें भी गलत। अब तो सारे एक्सपर्ट बन गए भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो तो ये भी पीछे मतलब बचना होता हो जाता। हाँ 3 दिन पहले ये भी किसी ने भेजा था, तो इसमें भी देखिए गलती है। वो बताया जाए रदीफ है, और जरूर और जुर्म में कोई राइमिंग नहीं है, पर उसे लगता है बताया जाए आ गया तो राइमिंग हो गई। और यदि आप पढ़ दोगे महफिल में पता भी नहीं चलेगा किसी को ना, जल्दी जल्दी आप पढ़ जाओगे, मेरी यह तमन्ना है सच जरूर बताया जाए, मैं गुनाहगार हूं तो बेशक जुर्म बताया जाए। सताया जाए होता तो राइमिंग हो जाता। दूसरी लाइन में बताया जाए की जगह यदि मैं सताया जाए कर दूं तो क्या राइमिंग हो जाएगी? हाँ हो जाएगी सर। बिल्कुल हो जाएगी। बताया और शैलेश्वर जी सताया। हो जाएगी। बताया और सताया में ओके सर। कॉमन क्या आएगा बताइए? आया। नहीं आया नहीं आया है। आया। आया नहीं है कॉमन। जाए हो जाएगा सर, फिर जाए हो आया जाएगा और फिर सताया का वेन कॉमन। डायग्राम बनाइए। बताया सताया का वेन डायग्राम। बताया। आया। आया बिल्कुल सही। आया। बताया। तो अब लेकिन फंस जाऊंगा, देखिए ना, बताया और सताया करके बना लिया मतलब, तो मेरे को अताया के इतने सारे वर्ड कहां से लाऊंगा? जताया में भी, राइट, बस खत्म उसके बाद, है ना। सर आई साया हैड अ पॉइंट कि यहाँ पे मेरे को लगा रदीफ इज बताया जाए। नहीं, रदीफ इसमें बताया जाए है ओरिजिनल में, पर मैंने बताया को रिप्लेस करके सताया कर दिया, फिर सवाल को रिफ्रेज किया। अच्छा, तब सिर्फ वो- जाए रह जाएगा रदीफ, ऐसा? हाँ तब रदीफ जाया रह जाएगा, क्योंकि Okay. बताया और सताया कॉमन वर्ड, उसमें साउंड कॉमन है पर वर्ड्स आर डिफरेंट। वो रदीफ नहीं हो सकता। रदीफ वो होता है जो एग्जैक्टली वर्ड हो। ये कई बार क्विज में हमारे प्रोफेसर भी, रस्तोगी सर भी सरप्राइज क्वेश्चन पूछ लेते थे, तो मैंने भी पूछ लिया आज। चलिए एक और एक्सरसाइज है। इस बार काफिया रदीफ दोनों आपको आइडेंटिफाई करने हैं। अब कमेंट्स तो नहीं है तो बोल के ही बता दीजिए, चलिए ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं है। कड़ी मेहनत बड़ी मुद्दत लगे पैसा कमाने में, नहीं लगता जरा सा वक्त पैसे को गवाने में। इसमें काफिया क्या है और रदीफ क्या है? काफिया आने और रदीफ में। बिल्कुल ठीक जवाब दिया। अब कोई और बताएगा अर्पिता के अलावा कि जो फर्ज को ही भुला दे वो प्यार ठीक नहीं, ना खत्म हो जो कभी इंतजार ठीक नहीं। इसमें काफिया रदीफ। आर और ठीक है। आर और ठीक नहीं। बिल्कुल सही। क्लास में काफिया रदीफ बिल्कुल क्लियर हो गया है। बना चांद सर का टीका, जड़े जुगनुओं से कंगन, बिंदिया में चमके तारे, यूं सजी है मेरी दुल्हन। ये ट्रिकी सवाल। से कंगन दुल्हन। इसमें रदीफ तो है ही नहीं। और काफिया ये मतला नहीं है? ये मतला ही है। ये सारे मतला हैं। बिना चांद अन सर का अन जो लास्ट में कंगन और बिल्कुल दुल्हन का बिल्कुल। अन। किसने बोला अन? किसने बोला? सर शैलेश। शैलेश, गुड जॉब यार, वी कैन ऑल क्लैप फॉर शैलेश भाई। ओके। ये आसान नहीं था थोड़ा। और रस्तोगी सर ने भी ठीक बोला, इसमें रदीफ नहीं है। तो इसमें जो कॉमन साउंड है, तो गजल जो है वो रदीफ के बिना हो सकती है पर काफिया के बिना नहीं हो सकती। जिस गजल में रदीफ नहीं होता उसके लिए एक वर्ड है, उसको कुछ तो बोलते हैं पर्शियन में, मैंने भूल गया, मैं उसको गजल का एक नाम होता है जिसमें रदीफ नहीं होता, गैर उदफ कुछ तो होता है। एनीवे, सो गजल कैन बी देयर विदाउट रदीफ बट नॉट विदाउट काफिया, और इसमें काफिया हो गया अन। अगला है कि मुझे लगता था किस्मत में मेरी बस दर्द गम निकले, गिने दुनिया के गम मैंने, मेरे गम सबसे कम निकले। इसमें काफिया रदीफ कौन बताएगा, जिसने अभी तक ना बताया हो? शशि रदीफ तो निकले निकले। सर, आप ही सारे जवाब दे दोगे तो बच्चे क्या करेंगे सर? अरे हम ज्यादा आप तो उस्ताद हो। आम इज द कप। हम और निकले। हम और निकले। आम और निकले। हाँ, ये एक्चुअली हम पहले कर चुके हैं। गालिब का एक शेर इसी वाले काफिया रदीफ का था ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे पूंछे से हम निकले। तो क्या होता है, कई बार ऐसा भी आप करते हो कि किसी अच्छे शायर का शेर अच्छा लगता है तो आप कहते हो यार इसको इसी काफिये पे मैं भी लिखता हूँ। तो ये मैंने तभी लिखा था, ये मेरे लिखे हुए सारे शेर, इसमें 5 हैं ये।
तो ये गाजिल किसी गजल का काफिया रदीफ है। और रानू भाई, ये तो तुम्हें पता ही हो, आखिरी वाला शेर बहुत अच्छे से तुमने हाँ जी, बिल्कुल सर। तो इसलिए तुम नहीं बोलोगे, बाकी लोग बोलेंगे कि इश्क भी तुमने किया बस यूं ही आते जाते, दर्द कितना है दिया हमको यूं जाते जाते। इसमें काफिया रदीफ कौन बताएगा? जाते और आते। नहीं, जाते क्या है? लास्ट वाला जो होता है, आई थिंक रदीफ। हाँ, प्रदीप और काफिया? आते। बिल्कुल सही सुमित, परफेक्ट। ये भी ट्रिक क्वेश्चन था, सब लोग फंस जाते हैं कई बार, क्योंकि और ये ना, ये इतना अच्छा है ये वाला काफिया रदीफ का कॉम्बिनेशन। इसमें फैज ने लिखी है, इसमें जाते रदीफ है और आते काफिया है, फिर राहत इंदौर ने लिखी है, और फिर मैंने भी लिखी है इसमें। तो ये मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि इसमें आते जाते का जो एकदम मैजिक आता है ना, इश्क भी तुमने किया बस यूं ही आते जाते, मतलब टाइम पास वाला, और दर्द कितना है दिया तुमने हमको यूं जाते जाते, फाइनली जाते जाते। तो दिस वाज अ गजल व्हिच आई एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, और रानू ने इसका बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है। कभी किसी को सुनना हो तो मेरे पोएट्री चैनल पर है। इनफैक्ट रानू का ये वाला म्यूजिक मैंने ए आर रहमान को भी भेजा था, एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू, उन्होंने उनको भी अच्छा लगा ये। मेरे से बड़ा अच्छा काम। अब ये गजल सार तो अब हम जाएंगे, तो काफिया रदीफ में आप लोगों की काफी मास्टरी होती है, बाकी प्रैक्टिस से आएगा। अब हम आएंगे बहर पे, और बहर में थोड़ा देखिए समय लगेगा, तो हम थोड़ा फन बनाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये, गजल्स आर मेंट टू बी संग। चाहे वो शायर महफिल में रिसाइटल करते हैं तो कई बार वो तरन्नुम में बोलते हैं, तो अनलेस कोई मेरे ऐसा हो जिसका हाथ बिल्कुल ही तंग हो गाने में, यदि आप गा सकें तो बहुत अच्छी बात है। मैं अच्छा गाता हूँ बहुत, लेकिन सिर्फ मन में गा पाता हूँ, जैसी वो मन से बाहर गले से निकलती आवाज सड़ जाती है, फिर वहां मुझे रानू और रस्तोगी सर जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो मुझे एक वॉलंटियर चाहिए जो ये 2 लाइनें गा सके, पुराना हमारे समय का अंताक्षरी का गाना, ये कौन गाएगा? डिस्कोस की धुन। रानू, तुम गा के बताओगे 2 लाइनें? हाँ हाँ सर, बताइए। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। बहुत बढ़िया रानू, आपकी बड़ी मीठी आवाज है। सबको धुन समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ लाइनें दिखाऊंगा, बारी बारी से सबको इसी धुन पर वो लाइनें गानी है, ठीक है? रेडी इस गेम के लिए? जी, ओपन माइक। तो रानू नहीं गाएंगे अब, शुभम आप पहला वाला गाइए, जो पहली 2 लाइनें हैं इसी धुन पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीपिका, आप अभी तक चुप रहे हैं, अगली 2 लाइनें आप गा के बताइए। ओके सर। थोड़ा टफ है। ये दौलत भी ले लो। नहीं सर, नहीं बन रहा। नहीं बनेगा, चलिए आप किसी और के पास जाते हैं। ओके। कौन है भाई और इसमें? श्रवण। ये दौलत भी ले लो, इशारत भी ले लो। I don't know. हाँ बिल्कुल सही। आपको टफ इसलिए लिख रहा है बिकॉज जस्ट फेमस चीज है कि हम आदत हो गई हमें वो, ये दौलत भी ले लो, है ना? पर वही है, देखो, ये दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, है ना? सर आप गा के दिखाएंगे ये दौलत भी ले लो अकेले अकेले की धुन में? ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। बहुत बढ़िया सर। अब तीसरा है ये तेरे इश्क की, इसके लिए मैं इनवाइट करूंगा सुमित पांडे भाई साहब को। सर आपने बताया आपका हाथ तंग है, मेरे हाथ पैर दोनों ही तंग है गाने में। आई विल प्रोबेबली अवॉइड। तो सुनील पोद्दार जी। सुनील जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे सादगी देख क्या चाहता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं चौथे वाले पर। रस्तोगी सर को इनवाइट करूंगा इसके लिए। सर जी, रस्तोगी सर जी, चौथा वाला। ओके।
खत्म होती मेरी सजा ही नहीं, जबकि मेरी कोई खता ही नहीं बैठ नहीं बैठ रहा? हाँ कोई और ट्राई करना चाहेगा? रानू भाई, तुम तो बहुत बड़े सिंगर हो। कोशिश करता हूँ सर मैं। खत्म होती मेरी सजा ही नहीं, जब नहीं हुआ। चलिए 5वें पे आते हैं। 5वां वाला ट्राई कीजिए रानू, लास्ट वाला। आएगा, जबकि मेरी कोई खता ही नहीं। नहीं बैठ रहा। लास्ट वाला। ये मुमकिन नहीं है कि वो बेखबर है कि क्या, तो क्या मैं ये समझूं के बोझ कि वो बेजिगर है। बिल्कुल ये आ सही, बहुत जाता है। बढ़िया। हाँ, तो आप देखिए, आपको मैंने 5 दिए, आपने 4 बिठा दिए, 1 नहीं बिठा पाए। हम्म पता है क्यों? हम्म क्योंकि बाकी चारों की बहर वही थी जो पहले वाला गाना था, और ये जो खत्म होती मेरी सजा है, इसकी बहर अलग है। हम्म ठीक है, तो ये बहर की इंपॉर्टेंस है। अब यदि गजल में right. मैं एक शेर ऐसा डाल दूंगा जो भटक रहा होगा बहर से, तो बस वहीं गजल की लग जाती है, वो भटक जाती है। राइट? तो जब हम गाने लिख रहे हों, गजल ना भी लिख रहे हों, और यही आजकल के गानों में अक्सर होता है, जो अच्छे सिंगर्स और डायरेक्टर्स होते हैं वो आ ऊ ए करके बिठा लेते हैं जबरदस्ती। राइट? हम कोशिश करेंगे, मैं बिठा दूंगा ये कि खत्म होती मेरी सजा ही नहीं, अब कुछ करके बिठा लूंगा मैं, पर वो अटपटा लग रहा है मुझे खुद करने में, क्योंकि अब वो क्यों हो रहा है, वो बहर क्या है, अब हम उस पर आते हैं। तो बहर का पर्पस यही है, वो लय, वो रिदम, वो ट्यून को यूनिफॉर्म रखना पूरी गजल में। इस गेम से सब लोग फ्रेश भी हो गए होंगे। भैया चलो आगे। हाँ, तो बहर को सीखने के लिए अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स सीखेंगे। देखिए, 2 तरह के सिलेबल्स होते हैं हमारी भारतीय भाषाओं में, और भारतीय नहीं, अरेबिक हो, पर्शियन हो, अपनी इंडियन में हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इवन लॉट ऑफ अदर लैंग्वेजेस इन इंडिया व्हिच आई डोंट नो। उसमें शॉर्ट सिलेबल वो सिलेबल्स होते हैं जिनको बोलने में कम टाइम लगता है, दे टेक लेस टाइम टू से। राइट? जैसे एग्जांपल हैं आपके, 3 तरह के एग्जांपल हैं। एक तो मैंने आपको वॉवेल्स बताए, अ ई उ, जिन्हें हम छोटी मात्रा बोलते थे हिंदी की, वो शॉर्ट सिलेबल्स होते हैं। इसको हम मैथमेटिकली 1 से भी डिनोट कर देते हैं। और जिन लोगों ने यदि हिंदी पढ़ी है स्कूल में, तो उन्हें याद होगा, दोहा चौपाई में हम लोग ऐसे काउंट भी करते थे। दूसरे वो कॉन्सोनेंट्स जिसमें कोई वॉवेल नहीं लगा हुआ, कोई वॉवेल नहीं लगा हुआ, का, खा, गा, घा, ये सब जो है शॉर्ट सिलेबल है। और तीसरे वो कॉन्सोनेंट जिसमें शॉर्ट वॉवेल लगाए हैं, तो आ तो लगता ही नहीं किसी में, ई और ऊ लगते हैं, तो जैसे का में लगाएंगे तो की, कु। ये क्लियर हो गया सबको शॉर्ट सिलेबल क्या है? एनी कंफ्यूजन ऑन दिस? जी। ओके, अब आते हैं हम लॉन्ग सिलेबल पे। लॉन्ग सिलेबल वो होते हैं जिनको बोलने में समय ज्यादा लगता है, दे टेक उसे, जैसे कि वॉवेल्स जिन्हें हम बड़ी मात्रा बोलते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, इनको बोलने में समय ज्यादा लगता है। और इनके साथ हम जो कॉन्सोनेंट्स कंबाइन करेंगे वही बात होगी, का, की, के, को, कौ, कू, कंग। तीसरा जो बड़ा हमें टाइम लगता है बोलने में, वो जब 2 शॉर्ट सिलेबल साथ में आके पर उनको बोला एक साथ जाता है, जैसे हम, तुम। राइट? अब इनको हम और तुम को हम अलग नहीं बोल सकते, आपने कभी ऐसे नहीं बोल सकते ना, हा मा, ऐसे नहीं बोल सकते, हम ही बोलेंगे। राइट? हम ये भी नहीं बोल सकते तू मा, हम बोलेंगे तुम। तो ये साथ में आते हैं तो बड़े हो जाते हैं, इनको बोलने में टाइम ज्यादा लगता है। और चौथी चीज क्या होती है, जब एक हाफ सिलेबल अपने पहले वाले शॉर्ट सिलेबल के साथ जुड़ जाता है, जैसे सच्चा, रस्ता, है ना? ऐसा कोई एग्जांपल और कोई देना चाहेगा मुझे? बच्चा। बच्चा, बिल्कुल सही। तो इसमें क्या है, अब देखिए कैसे बोलते हैं सच्चा को, क्या हम ऐसे बोलते हैं स च चा, हम ऐसे नहीं बोलते ना, हम सच सच्चा। चा। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस दिस बिकम्स सच और चा। तो सच वो पहले वाले हम की तरह 2 बन गया, और चा, तो सच्चा में 2 की 2 बन जाएगा। ये इसमें 2 लॉन्ग सिलेबल्स आ रहे हैं, सच भी लॉन्ग सिलेबल हो गया और चा तो था ही लॉन्ग सिलेबल। राइट? एनी डाउट्स ऑन दिस? उसके जो the weights that you gave, the numbers that you gave, right? Such, should it be 1 or should it
नहीं, I mean, वो मैं दिखाना चाह रहा था कि सच भी 2 है, चा भी 2 है, मिलके 2 हो गए, वो लिख गया है गलत। अच्छा हाँ। हाँ, ओके, ठीक। यस दीपिका, यू हैव अ क्वेश्चन? Yes, sir. So if we take example of saza, will it fill in the same pattern? नो, तो सजा में दो चीजें हैं। पहले में जो सा है वो शॉर्ट सिलेबल है और जा जो है उसमें बड़ा सिलेबल है, तो उसको हम बोलेंगे 1-2। 1-2। अच्छा। तो इसलिए मैंने कुछ एक्सरसाइज के लिए वर्ड नीचे डाले हैं कि जिसमें हम सिलेबल्स काउंट करेंगे। जैसे आपने सजा किया, यू जस्ट प्रीएम्प्टेड मी फ्रॉम दैट। तो तुम है, तुम में क्या बोलेंगे हम, कितने सिलेबल आ रहे हैं, कौन बताएगा? 1-1 सर। नहीं, 1-1 नहीं बोलेंगे ना, तुमको साथ में आ रहा है। अच्छा, 2 तो जो हिंदी में जो दोहे वगैरह लिखते हैं, जो हिंदी छंद होते हैं वो लिखे जाते हैं, तो उसमें हम तुमको 1-1 लिखते हैं। गजल हमेशा कही जाती है, तो जैसे जो चीज बोली जाएगी वो वैसे ही गिनी जाएगी। तो तुम हम कभी ऐसे नहीं बोलते ना, तो हम बोलते हैं तुम जी। तो आप देखोगे इसमें जो मैंने तीसरा एग्जांपल दिया है लॉन्ग सिलेबल में, 2 शॉर्ट सिलेबल्स टुगेदर, ये उस कैटेगरी में आता है। तो तुमको हम बोलेंगे 2। ठीक है। अगला वाला शब्द कौन बताएगा रस्तोगी सर? कोई और इसे सोच रहा हो? 2 and 1। 2 and 1। हाँ, सो फिक्र, तो उसमें जो का के नीचे वाला रा है वो फी के साथ कंबाइन हो जाएगा और जो का अकेला बचता है वो छोटा सिलेबल हो जाएगा। तो फिक्र, जिक्र, गुप्त, जब्त, ये सारे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो 2-1 के शब्द हो गए। पाप, पाप भी 2-1 हो गया है ना, पा और पा, वो खैर आसान हो गया। पर इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो वो बीच वाला जो आधा है या मात्रा है वो पहले वाले के साथ चिपक जाती है। तो फिक्र, विवेक, एक, 2, 1। बिल्कुल राम। शुभम, इसमें 3 या 4 या 5 कुछ भी नहीं है, हमें टोटल सिलेबल नहीं करना है, हमें इसका बताना है शॉर्ट लॉन्ग का सीक्वेंस इन वर्ड्स में। तो विवेक में वी जो है वो छोटा है तो 1 हो जाएगा, वे बड़ा है 2 हो जाएगा और का फिर छोटा है तो 1 हो जाएगा। तो 1-1। सुभाष? सेम 1-1 होगा। बिल्कुल सर, अपने नाम का तो ठीक बता दिया आपने। मस्ताना? 1-2। 2-2-2। 2-2-2। बिल्कुल सही रानू। तो देखो ना हम कैसे बोलेंगे मस्ताना को। सुबह हम ऐसे नहीं बोलेंगे ना म सा ता ना, हम बोलेंगे मस्ताना। तो माँ और सा एक साथ बोला जाके मस बन रहा है। देखो ना, जैसे सच्चा में सच हो गया, तो वही बिल्कुल वही जो सच्चा में जो 2-2 हो रहा था, तो मस्ताना में वो 2-2-2 हो जाएगा। आई थिंक ये फंडा अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए हम थोड़े से और शब्द कर रहे हैं अभी। So, विवेक, तुम्हारा would be तुम is 2, ha is 2 and ra is also 2. Is that how? Actually तुम्हारा is not like that. I'll come to that. Why is it not like that? So जो तुम्हारा वर्ड बोला जाता है उसमें जो आधा माँ है वो तू से नहीं चिपकता, वो हाथ से चिपक जाता है। अरे तो आधा माँ और हा और रा जब बोला जाता है ना तुम्हारा, तो ऑलमोस्ट इट इज लाइक तुम्हारा, है ना। उसमें तुम्हारा कोई नहीं बोलता है ना। सच्चा में सच्चा, पर तुम्हारा ऐसे वर्ड बोले ही नहीं जाता, तुम्हारा बोला जाता है। हाँ, है ना। so तो हाँ, तुम्हारा, तो तुम्हारा, तो 1-2-2। हमेशा वर्ड को तोड़ तोड़ के दिमाग में बोलोगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे तुम्हारा, अच्छा तुम वहां से जंप कर गया ऑलरेडी मस्ताना से। अच्छा, तो तुम्हारा मैंने इसलिए डाला था कि मस्ताना से बिल्कुल अलग हो जाएगा, हमें कंसेप्ट जानने का मौका मिलेगा। तो तुम्हारा इज वेरी मच लाइक हमारा। ओके, अगला वाला वर्ड कौन बताएगा? ये भी थोड़ा ट्रिकी है। 2-1-2-1 कैसे? सुमधुर। हाँ, मधुर। कैसे बोलते हैं इसको? पहले बोल के बताइए, तोड़ के। तोड़ के ही बोला ना मैंने, सुमधुर। ऐसे ऐसे नहीं बोलते हम, सुमधुर, सुमधुर बोलते हैं। तो सु बोला आपने, तो सु क्या होगा? 1। और फिर आपने माँ बोला। नहीं, एक मिनट, सु 1 क्यों होगा? सु में मात्रा है ना नीचे, की मात्रा है ना, छोटी मात्रा है। अच्छा, को एक ही माना जाए, धुर एक साथ बोला जाता है। हाँ, तो सु और माँ को देखिए हम एक साथ नहीं बोलते, हम सुमधुर नहीं बोलते।
देखिए ये बात समझने की है। हम कभी भी सुमधुर नहीं बोलते, हम बोलते हैं सुमधुर, है ना। तो सु बोला तो वो एक हो गया, फिर हमने माँ बोला वो भी एक हो गया, और धुर को एक साथ बोला तो 2 हो गए, एक हो गया, 2 हो गया। 2 धुर एक साथ बोला ना, बोला एक साथ पर हाँ 2 हो गया। ओके, है ना। जब 2 शॉर्ट सिलेबल एक साथ बोले जाते हैं तो हमेशा लॉन्ग हो जाते हैं। वही हम और तुम वाला एग्जांपल, आइटम नंबर 3। इसका मैं पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, इसमें थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट आ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सर तो इसमें मधु भी कर सकते थे क्या बीच में? पर क्या आप ऐसे बोलते हो, यदि आप ऐसा बोलते हो, यदि आप बोलते सु मधु र, ऐसे बोलते हैं क्या हम? सही बात। जैसे बोलोगे वैसे गिनोगे। और कई बार एक ही शब्द को मैं और आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, राइट। जैसे सुबह जो है वो 2 लोग अलग तरह से बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सुबह, कुछ बोलते हैं सुबह। अब जैसे असली जो पर्शियन प्रोनाउंसिएशन है सुबह का, वो है सु और बा कंबाइन होते हैं, हा अलग आता है, तो सुबह इज 2-1। पर कुछ लोग मैंने देखा है, इवन नामी गिरामी शायर, उन्होंने इसको ऐसे यूज किया है कि सु एक साथ बोल दिया और बा और हा एक साथ बोल दिया है, तो उन्होंने इसका 1-2 बना दिया है। तो जैसे मैंने कहा ना, गजल कही जाती है। और कई बार शब्द ऐसे होते हैं, मैं रास्ता बोलूंगा, रास्ता, अब बताइए क्या आएगा? रास्ता। रा 2 हो गया, 2 आ गया रा का, और पता 2 नहीं इसमें इनफेक्ट रास्ता बोले 2-1-2, और रास्ता बोले तो 2-2। बिल्कुल सही बोला सर ने। अब मैं रास्ता बोलूंगा तो वो रस एक हो जाएगा, और रास्ता जो है वो 2-2 हो जाएगा, क्योंकि रा और सा कंबाइन हो गए। पर मैं रास्ता बोलता हूँ, रास्ता, तो वो 2-1-2 हो जाता है, जबकि बीच में आधा सा है, पर वो बोलने में ऐसे आ रहा है। तो गजल में यही मेन बात है कि वो चीज हम बोल कैसे रहे हैं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और इसलिए कई बार लिखी हुई गजल में लोग ठीक से बहर पहचान नहीं पाते, तो हमें बोल के देखने पड़ते हैं, या हमें 4-5 शेर देखने पड़ते हैं। अच्छा यहाँ पे तो ये ऐसी ही मात्रा है, तो ऊपर वो ऐसी ही होगी। तो कई बार मुझे कई बार लिख के भेजते हैं, अच्छा इसमें बहर बताओ, तो मुश्किल हो जाता है। सिर्फ लिखिए में कोई कैसे बताए, मुझे क्या पता आप कैसे बोल रहे हो। और स्पेशली कोई एक ही लाइन भेजे, पर यदि पूरी गजल होती है तो मैं 4-5 शेर देख के समझ जाता हूँ, अच्छा कि ऐसे बोला होगा। अब रस्तोगिया कौन बताएगा? रस्तोगी, हाँ जी, 1-2-2 या 2-2, 1-1-2-2। बताइए बताइए कैसे बोलते हैं रस्तोगी? किस तरह आप कैसे बोलते हो अपना नाम? हाँ रस्तोगी तो हाँ जी, तो रा और सा को एक साथ बोलते हैं, अलग अलग बोलते हो अपना नाम? साथ बोलते हैं, साथ बोलते हैं। आई थिंक 7 होती है, तो 2-2 हो जाएगा। देखिए तो और गी तो है ही, 2-2 कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, और रस मिलके 2 हो जाएगा। ये तुम्हारा वर्ड दोबारा आ गया। अच्छा तो हम ये कर चुके हैं, तुम्हारा इज 1-2-2, और उन्हें 2-2 भी, ये 2-2 भी हो सकता है और 1-2 भी हो सकता है। ये वो सुबह की तरह एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन होगा थोड़ा बहुत तो, पर प्रैक्टिस से आ जाएगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा बाकी। और चलिए और एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा ये तो हो गई एक्सरसाइज, ये मैंने रिपीट कर दिया क्या? ये अच्छा अलग से स्लाइड बना दी थी। So ghazal is always spoken and not written, so pay close attention to how the word is spoken, right? अब इतना काफी नहीं था, तो एक और कंसेप्ट है जो आपको थोड़ा और कुछ लोगों को हैरान कर सकता है, पर जरूरी कंसेप्ट है जानना। उसे बोलते हैं मात्रा पतन, शॉर्टनिंग ऑफ सिलेबल्स। देखिए छोटी चीज को हम ज्यादा समय तक नहीं बोल सकते, पर बड़ी चीज को हम छोटे समय में बोल सकते हैं। तो क्योंकि गजल कही जाती है, तो कई बार शायर लोग ऐसे पढ़ते हैं कि लॉन्ग सिलेबल छोटा वक्त में कंप्लीट हो जाता है, उससे बोलते हैं मात्रा गिराना, राइट। ये बात जानना बहुत जरूरी है, वरना आप गजल नहीं समझ पाओगे। तो कहाँ मात्रा गिरा सकते हैं, कहाँ नहीं गिरा सकते हैं, ये भी जानना चाहिए कि कुछ चीजों को हम चाहकर भी कम वक्त में नहीं बोल सकते। जैसे हम तुम, इसको मैं कम वक्त में बोल ही नहीं सकता, पर ऐसे कुछ वॉवेल्स और ऐसे कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिन्हें कम वक्त में बोला जा सकता है। वो है आ, ई, उ, ए और ओ, ये 5। यदि आप पहले वाली स्लाइड पे जाएं इस पे, तो देखिए आ, ई, उ, ए, ओ मैंने लिखे थे इसमें। तो इसमें आ, ई, उ, ये जो पहले 3 आ रहे हैं, और ओ, ये 4 जो हैं,
ये 4 वो वॉवल्स हैं जिनमें आप मात्रा गिरा सकते हैं। दैट मीन्स आप 2 को 1 भी काउंट कर सकते हैं, बस वहीं पे मात्रा गिराना अलाउड है। व्हाट कैन नॉट बी मेड शॉर्ट इज द रेस्ट ऑफ द 3 वॉवल्स विच इज बड़ा ए, औ और अंग, क्योंकि उनकी साउंड ही ऐसी है। जैसे मैं बोलूं अंग तो साथ में आ के साथ ना भी लग रहा है, वो समय लगेगा ही लगेगा उसे बोलने में, तो मैं इसको छोटा काउंट नहीं कर सकता, राइट। पर जैसे मेरा, राइट, तो मेरा को भी या तेरा, तो उसको उर्दू में वो लोग शॉर्ट में उर्दू में मे को मेरा या तेरा लिखते हैं और उसे कम वक्त में बोल लेते हैं। तो वहां पर इसके साथ में जो छोटा वाला ए दिख रहा है आपको, आ ई उ ए, ये वाला ए मेरा, ये आ जाएगा। या और मैं ऐसा कोई एग्जांपल दूं, आ के साथ कोई वर्ड ऐसे कोई खत्म हो रहा हो, राइट, आता। तो जैसे एक बहुत अच्छी गजल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता गजल सुनिए किसी ने? जी। हाँ, कोई एक लाइन गा के बताएगा उसकी? सरकती जाए है रुख से नकाब वाली। हाँ, सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। तो अब ये वाली जो गजल है ना, सरकती जाए है रुख से नकाब, इसकी बहर है 1 2 2 की। देखिए स रक ती है ना, तो सा 1 हो गया, रक 2 हो गया, फिर ती आ गया 2 हो गया, फिर जा आ गया 2 हो गया, फिर जाए। वो ये आपने बहुत जल्दी गा लिया था, तो वो शॉर्ट में शायर ने लिया है, तो वही 1 ट्रिपल 2 की रिदम रहती है। देखिए वहां पे मात्रा उसने पतन किया है। और ऐसे ही कई बार शायर लोग यदि बड़ी मात्रा के बाद एक छोटी मात्रा वाला सिलेबल आ रहा हो, उसको ऑल टुगेदर 0 भी मान लेते हैं। जैसे आपके वाले इस एग्जाम्पल में नकाब जो है वो बा जो है वो 0 मात्रा है, तो ये भी मात्रा पतन का एक एग्जाम्पल है। तो ये थोड़ा और एडवांस कंसेप्ट है, बट ये आपको जानना जरूरी है कि इन 5 मात्राओं में हम इन्हें छोटी मात्रा मान सकते हैं। तो जब आप गजल लिख रहे होगे, आपने अपना मीटर डिसाइड कर लिया और आपके पास ये 5 मात्रा आ रही है, तो आपके पास चॉइस है, आप इसे छोटा भी मान सकते हो, बड़ा भी मान सकते हो। पर आप हम को छोटा नहीं मान सकते, सच्चा को छोटा नहीं मान सकते, और ए, औ और अंग को छोटा नहीं मान सकते। एनी क्वेश्चंस और मात्रा पतन? थोड़ा टेक्निकल है सर। और नहीं, आप तो खैर गाते हो तो आपको तो समझ में जल्दी आ जाएगा। तो फिलहाल आप ये याद कर लीजिए कि आपके पास ये छूट है, इसे हम छूट बोलते हैं, ये रूल नहीं है। आप चाहो तो ना करो, मैं अक्सर नहीं करता हूं मात्रा पतन, पर बहुत बड़े बड़े शायर मात्रा पतन करते हैं, तो ये छूट है कि आप चाहे। वो इसलिए अलाउड है क्योंकि इनको कम वक्त में बोलना मुमकिन है। कई शायर नहीं करते, तो मैं भी काफी अवॉइड करता हूं, पर कुछ मीटर ऐसे होते हैं जहां इसके बिना आप लिख ही नहीं सकते। जैसे स्पेशली एक बशीर बद्र हैं कि मेरी जिंदगी भी मेरी नहीं, वो 1000 खानों में बट गई। अब उसमें जो उन्होंने पहला मेरी वर्ड लिया है वो 1 1 ही है, क्योंकि उनकी बहर है 1 1 2 1 2, राइट। तो 1 1 2 1 2 में 1 इतने सारे हैं कि आपको मात्रा गिरानी ही पड़ेगी, वरना आप अच्छे शब्द ही नहीं बना पाओगे। पर वो जब बोलते हैं पता चल जाता है, वो ऐसे नहीं बोलते मेरी, ऐसे नहीं बोलते मेरी जिंदगी भी मेरी नहीं। अब देखिए ना उन्हें कितने जल्दी वो मे और रे से निकल गए ना, मेरी जिन कितना गया, मेरी जिन, तो मे और रे से हम कितनी जल्दी निकल गए 1 1, फिर जिन 2 बन गया, फिर द 1 बन गया और गी 2 बन गया, तो 1 1 2 1 2 बन गया मेरी जिंदगी। फिर आते हैं भी मेरी नहीं, अब भी 1 हो गया, फिर मे में वो तुरंत निकल गए 1 हो गया, और री को उन्होंने खींचा है वो 2 हो गया, और नहीं में ना 1 हो गया और ही 2 हो गया, तो 1 1 2 1 2 उनका इस गजल में पूरा फॉलो हो रहा है। मेरी जिंदगी भी मेरी नहीं, वो 1000 खानों में बट गई। ठीक है, तो मात्रा पतन में ये 5 मात्राएं आप गिरा सकते हैं, बाकी आप नहीं गिरा सकते। अब ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें हम कुछ शब्द लेंगे, उसमें बिना मात्रा पतन के बताएंगे कितनी है, और जितने मात्रा पतन अलाउड है वो करके फिर हम बताएंगे कि कितना आ सकता है। तो देखिए मेरा है, नॉर्मली हम क्या बोलेंगे इसको? 1 2। नहीं, नॉर्मली हाँ No, 1 2 2 भी 2 बोल सकते हैं और मेरा 2 2 भी बोल मेरा सकते हैं। मेरा मेरा में आपके पास चॉइस है। 2 2। क्या नाम है मेरा, अब देखिए मैंने कैसे बोल दिया, है ना। और मैं मेरा को मैं 1 2 भी कर सकता हूँ, राइट, नाम मेरा है ऐसे ना, और मैं 1 1 भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला मेरी जिंद, राइट, मेरा जीवन भी, ऐसे करके ना। तो मेरा में हम छूट ले सकते हैं क्योंकि दोनों मात्राएं इस तरह की आ गई। और वही तेरी में है, हम इसको 2 2 भी कर सकते हैं, हम इसको 1 2 भी कर सकते हैं, और इसको हम
1-1 भी कर सकते हैं। पर ज्यादातर उर्दू गजलों में आप देखोगे मेरा और तेरा हमेशा 1-2 की तरह ज्यादा आता है, क्योंकि वो शुरुआत कर रहे होते हैं उसकी, वो तो उनको ज्यादा उसमें सूट करता है। अब देखिए आसमां वैसे नॉर्मली कितना आएगा? आसमां में नॉर्मली 2-1-2 और हम इसको यदि हम छूट लेना चाहें तो हम आस को छोटा नहीं कर सकते, माँ को हम कर सकते हैं, राइट? तो उसे हम छोटा कर सकते हैं। और जिंदगी में जिन कंबाइन होके 2 हो जाएगा, उसको हम छोटा नहीं कर सकते। और दा तो है ही छोटा, पर हम की को छोटा कर सकते हैं, है ना? और कौन में वो 2-1 ही रहेगा, उसमें हम कौ को छोटा नहीं कर सकते। बट एक्सेप्शनल केसेस में हम ना को ड्रॉप कर सकते हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो वही फिर से याद रखिएगा 5। हाँ दीप। सर मैं एक डाउट था कि जैसे जब हम लिखते हैं तो हम तो एक कवि की तरह लिख रहे हैं, लेकिन हमें कैसे मालूम कि जो कंपोजर है या सिंगर है वो किस तरह से उसको गाएगा? अब जैसे मेरा आपने 3 एग्जांपल दिया, तो क्या हमको वो ट्यून भी हमको पहले से मालूम होना चाहिए कि हम किस तरह से इसको गाएंगे? सी जो शायर होता है वही डिक्टेट करता है असल में। तो सब साहिर लुधियानवी जी लिखते थे, बोलते थे जितना आप सबसे ज्यादा सिंगर बड़ी लता हैं, उनके जितने पैसे हैं मेरा उससे 1 रुपया ज्यादा। अब जमाना क्या हो गया है, ट्यून पहले बन जाती है और हम शायरों को दे दी जाती है कि इसमें शब्द घुसेड़ो, है ना? पर आपने जो बोला, जो शायर लिखता है उसके दिमाग में एक बहर होती है, और मेरे लास्ट स्लाइड में वहीं आ रहा हूँ कि एक बार आपने बहर पकड़ ली, है ना? और जो अच्छे कंपोजर और सिंगर होते हैं दीप, उनको भी बहर समझ में आती है बढ़ते ही, क्योंकि यदि वो फॉलो नहीं करेंगे तो आने वाली लाइनों में तकलीफ हो जाएगी उनको, है ना? इसलिए मैंने कहा ना, गजल में कई बार एक लाइन से पता नहीं चल पाता कि यार ये 1 है कि 2 है, पर मैं जब अगले 2 शेर देखता हूँ तो वहां कोई ऐसा दिख जाएगा, ये पक्का 1 या पक्का 2 वाला केस दिख जाएगा, तो वो पहले वाले केस में मुझे बता देता है कि यहाँ बराबरी 1 या 2 की इसकी इंटरप्रिटेशन हुई होगी। आपने लिखे वो को पढ़ के कई बार पता नहीं चलता है, तो कई शेर हो तो पता चल जाता है या बोलने से पता चल जाता है। अभी हम जब पूरी कुछ गजलें देखेंगे, आप खुद देखोगे आपको कैसे रिजॉल्व करता है। जी थैंक्स। अब देखिए बहर पे हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे डिकोड कर रहे हैं पोएटिक मीटर को, कि हमने जो मात्रा जो काउंट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं लोग तख्ती। हम इसे सिंपल भाषा में बोलेंगे मात्रा गिनना। विवेक सॉरी, वो पिछले क्वेश्चन पे तो जैसे अभी जो रानू गा रहे थे वो अकेले वाला, तो उनको बैठा नहीं, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली वो कम कर देंगे, तो इट विल हैपन ना। तो द सिंगर हु इज अ गुड सिंगर विल नो कि कहाँ पे मात्रा ड्रॉप कर देना है। सिंगर विल नो। सिंगर इस केस में रानू कंपोजर नहीं है, वो मेयरली जो किसी और की कंपोज की है उसको रिपीट कर रहे थे, तो उनको इसलिए एफर्ट नहीं करना पड़ा। पर ये आहिस्ता गजल जो है ये बहर में लिखी हुई है, तो उसमें आपको ज्यादा तरोड़ो मरोड़ो नहीं करनी पड़ेगी। और वो जब ट्यून उसकी बनाई है, उसने उसकी बहर को देखते हुए ही बनाई है। तो इसमें जो आहिस्ता वर्ड है, उसमें जो पहली बार आहिस्ता आता है उसका जो ता है उसमें मात्रा पतन है, क्योंकि फिर जो अगला आहिस्ता लास्ट वाला है वो 2-2-2 हो गया, आहिस्ता। तो उससे पहले वाला जो आहिस्ता था उसमें जो ता है उसमें मात्रा बदलता है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मात्रा पतन जो है वो जो गायक है, जस्ट गोइंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन, वो गाने वाला वो शायद ऑटोमेटिक कर लेगा ना? नहीं, ऑटोमेटिक नहीं कर पाएगा। देखिए 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लिखने वाला और कंपोज करने वाला और गाने वाला, है ना? वो कंपोज करने वाले ज्यादातर सबको अच्छा मीटर का ज्ञान होता है। और वो क्यों आएगा? वैसे देखिए एक ही बहर पे कई तरह की ट्यून्स बन सकती हैं, है ना? पर यदि वो आपकी ट्यून में यदि आपने वो मात्रा पतन नहीं किया होगा तो वो लाइन वो स्टैंड आउट कर जाएगी, क्योंकि आपकी आने वाली लाइनों में वहां पर शॉर्ट सिलेबल ही है, है ना? तो आपको उससे पता चल जाएगा। तो जब आप वो पूरी ट्यून बनाओगे तो आप एस्केप कर ही नहीं सकते। पर जैसे मैंने कहा, एक दूसरा इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि हम सभी लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स हैं, तो इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स और उसको फॉलो किया, इट कैन बी रिपेयर्ड बाय द नेक्स्ट मैन। सिंगर उसको रिपेयर खींच के या जल्दी करके वो कर सकता है, बट यू आर मेकिंग हिज जॉब डिफिकल्ट। इफ यू वांट टू एलिमिनेट वर्क, देन इट शुड बी राइट फर्स्ट टाइम एवरी टाइम। हाँ सर, फिल्मों में आप बेबहर लिख रहे हो तो फिल्मों में तो चल जाएगा, फिल्मों में तो इट हैपेंस ऑल द टाइम। बट जो अब फिर आपकी वो गजल नहीं रहेगी, यदि वो बहर में नहीं है तो गजल नहीं है।
चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि 6 ऑलरेडी बज गया है, वी हैव ऑलरेडी हैव फ्यू पीपल हु हैव ड्रॉप्ड आउट। अब देखिए हम आते हैं पूरी लाइन पर। अभी तक हम सिर्फ एक सिंपल सिलेबल या एक शब्द की बात कर रहे थे, राइट? तो देखिए वही जो हमने जो शुरुआत किया था, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, उसको डिकोड करते हैं। इस डिकोडिंग प्रोसेस को हम अदीप आपका हाथ खड़ा हुआ है, आपका सवाल है? अच्छा नहीं सर, वो पहले का है। अच्छा ठीक है। तो अब इसको हम पूरी लाइन को जब मात्रा गिनते हैं उसको बोलते हैं हम तख्ती, और इससे हमें मिल जाती है बहर। पूरी बहर हमें मिलती है एक लाइन की। ओके, अब देखिए अकेले अकेले, ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया था, इसमें कोई मात्रा पतन कोई कुछ भी प्रॉब्लम है ही नहीं। देखिए अकेले आपको क्लियर है 1 to 2? सबको क्लियर है? यदि थम्स अप दीजिए सबको क्लियर है, किसी को नहीं है तो थम्स डाउन दीजिए। ठीक है, सबको क्लियर है कि अकेले इज 1 to 2। अगला अकेले भी 1 to 2 है। फिर कहाँ जा, देखिए 1 to 2 दिख रहा है, का छोटा है, हाँ बड़ा है, जा बड़ा है, और रहे हो वो भी क्लियर है 1 to 2। ठीक है, फिर उसके साथ अगली लाइन है मुझे साथ ले लो जहां जा रहे हो, या हमें साथ ले लो जहां जा रहे हो। इसमें भी देखिए कहीं भी मात्रा पतन है क्या? कहीं भी नहीं है, ये भी बिल्कुल क्लियर है 1 to 2 1 to 2 1 to 2 1 to 2। अब ये जो गाना है देखिए पुरानी फिल्मों के गाना है, देखिए बहर में लिखा गया है, इसमें सारी लाइनें इस मीटर को फॉलो करेंगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं तख्ती। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम मात्रा गिनते कैसे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है उसको ऐसे तख्ती करना लाइन को। अब हम कुछ तख्ती की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ कपलेट्स हम साथ देखेंगे। विवेक सर, पीछे इसमें साथ ले लो में थ ले दैट व्हाई वुड इट बी 1 to 2? हाँ, क्योंकि था छोटा है, ले बड़ा है, और लो बड़ा है। ले becomes 2। ओके, ला प्लस ए। ओके, नहीं ले ही है ना। हाँ, वो तो बड़ी मात्रा लगी हुई है ना उस पे। हाँ ले लो। हाँ ओके, मैंने जानबूझ के एग्जांपल ऐसा लिया, इसमें कोई मात्रा पतन है ही नहीं। ठीक। अब मात्रा पतन आने लगेंगे। देखिए ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी, गालिब का शेर है। तो देखिए इसमें क्या, हा जा रो 1 to 2 हो गया। अब मैं यहाँ से अच्छा मैं लिख नहीं सकता ना पेन पे। अब देखिए ख्वा एक साथ आके बड़ी मात्रा बन जाएगा, 2। तो 1 फिर 2 फिर 2 फिर 2 1 2 2 2 हो गया, राइट? 1 2 2। फिर देखिए हिस्से, ही छोटा है, 1 होगा। शे और ए और सी तीनों बड़े हैं, तो ये भी 1 2 2 हो गया। फिर देखिए छोटा की है, वो 1 हो गया। हर 2 हो गया, ख्वा 2 हो गया, और हिश एक साथ बोला जाता है, ये भी 2 हो गया। की हर ख्वाहिश, दैट मीन्स 1 2 2। पे दम निकले, ये पे मात्रा पतन किया गया है, ये 1 हो गया है। दम एक साथ 2 सिलेबल आ रहे हैं, डबल हो गया। निक ले, निक भी एक साथ आ रहे हैं 2, डबल हो गया, और ले डबल हो गया। तो यहाँ पर हम तख्ती यदि करें तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2। कुमार विश्वास ऑलमोस्ट सारी चीजें इसी बहर में लिखता है। तो क्योंकि वो मैंने सुन ली थी, तो जब मैं इस बहर पे लिखता हूँ तो एक आपका कोई गाना होना चाहिए हर बहर का जो आपके दिमाग में रहे, तो मैं उसकी वो ध्यान करके लिख लेता हूँ। अब देखिए फिर देखिए बहुत निकले। बहुत को हम कैसे बोलते हैं? बहुत। तो बा 1, हुत 2, फिर निक 2, फिर ले 2, तो 1 2 2। मेरे अरमा, मे पे 1 हो गया, रे पे डबल हो गया, अर पे डबल हो गया, माँ पे डबल हो गया। ठीक है, फिर ना 1 हो गया, ले डबल हो गया, किन डबल हो गया, फिर डबल हो गया। फिर भी पे मात्रा पतन है, फिर कम निकले। तो इस शेर में हमारा काफिया हो गया रदीफ हो गया निकले, और बहर हो गई 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2। क्लियर है सबको ये वाला? सर इसमें एक डाउट था कि जैसे लास्ट हमने 1 2 2 किया था, इधर 1 2 2 आया, तो ये एक तो कितना आगे तक ऐसे जा सकता है कि एक बारी में 1 2 2 या 2 2, या आगे 1 और 4 बार 2, या 2 बार 1 3 बार 2, ऐसा कुछ? और हम कैसे इसमें ब्रेक कर पाए, या ये क्योंकि आपको पता है इसलिए 1 2 2 हो गया, क्योंकि सिर्फ इन 2 को पढ़ के हम 1 2 2 पहुंच पाएंगे क्या, ये वो समझना चाह रहा। हाँ देखिए वहां पे फिर वो थोड़ा वही वाला पॉइंट है जो मैंने आज के वर्कशॉप में नहीं रखा है कि 1 और 2 मैंने आपको पहचानना सिखा दिया, पर हम 1 2 2 को ही क्यों साथ में ले रहे हैं? हमने 1 2 ही लिए, तो वो मैंने आज के स्कोप से बाहर रखा है। वो क्या होता है, टिपिकल वो पर्शियन 32 बहरे हैं,
और उनके पर्शियन में नाम है मुफाइतुलुन, जैसे मुफाइतुलुन बोलते हैं तो मुंह छोटा है, फा बड़ा है, इत है, फिर लुन है, तो 122 हो गई ऐसे करके, राइट। तो वो मैंने आज अवॉइड किया है। पर आप देखोगे पैटर्न आपको जब दिख रहा है, आप जब 1 और 2 सारे लिख लोगे आपको लगेगा अरे 122 एक साथ आ रहा है, और ये दोनों आसान बहरे हैं। जैसे ये रंजिशी सही है, वो आपको मुश्किल पड़ेगा, मैं आएंगे उस एग्जाम्पल पर भी। और इतनी बड़ी हो सकती है बहर, दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बहर। और भी बड़ी होती हैं, बड़ी और बड़ी। एक जावेद अख्तर जी ने बहुत बड़ी बहर में एक बार एक गजल का एक शेर पढ़ा था जो 40-50 सेकंड एक ही शेर में लग गए थे। बट अमूमन ऐसा नहीं होता है। अमूमन टोटल सिर्फ 32 ही बहरे हैं जिनमें ऑलमोस्ट सारी गजलें लिखी गई हैं, और उनमें भी 8-10 बहरे हैं जो ज्यादा पॉपुलर हैं। जो सबसे पॉपुलर बहर हैं, एक तो ये 122 वाली सबसे पॉपुलर है, इसमें कम से कम हजारों फिल्मी गाने लिखे गए हैं। जैसे मेरे महबूब इनायत होगी, नहीं ये वाला नहीं, और ये बहारों फूल बरसाओ, बहारों फूल, हाँ ये वो उसके बहर में आ गया। अब कैसे पता चलेगा? वो सुना है किसी ने कुमार विश्वास का, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, सुना है सबने वो? अब देखिए, हाँ हाँ, तो बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, आ गई ना वही धुन। तो ये 122 ऐसी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, आ गई ना वही ट्यून। तो ये सबसे पॉपुलर बहर है, और जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं, मैं उनको या तो वो अकेले वाली 122 वाली, या ये हजारों ख्वाहिशें 122 वाली, पहले आप इस पे 8-10 गजलें लिख लीजिए, और ज्यादा बहरों में मत भटकिए। और एक और जो बहर बहुत आसान है वो अगली वाली जो आ रही है, देखिए इसको देखते हैं, कि होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। सबने सुनी है गजल ये? जी। बोनस नंबर कौन सी पिक्चर में आई थी? सरफरोश। वेरी गुड। और किसने गाई थी? जगजीत सिंह। और इस पे हीरो हीरोइन कौन थे? आमिर और सोनाली बेंद्रे। और ये लिखी किसने थी? लिखी का नहीं पता है दोस्त। हम जैसे राइटर्स की यही ट्रेजेडी है लाइफ में। सबको एक लड़की ने सर डांस भी किया है, कुछ किया भी नहीं है, बस वो है नसीरुद्दीन गा रहा है, वो लड़की सोनाली बेंद्रे बैठी है, वो तक पता है आपको। चलिए, हाँ नहीं, ये तो मैं अपनी लाइफ में अपनी ट्रेजेडी कर रहा था। अच्छा देखिए, कई बार लोग बोलते हैं वो बड़ी अच्छी गजल है जगजीत सिंह जी की। मैं कहता हूँ कौन सी वाली है? मैंने कहा वो तो गुलाम अली ने भी गाई है, मेहंदी हसन ने भी गाई है, उससे मैंने कहा गजल तो अहमद फराज की है, जगजीत ने तो गाई है सिर्फ, है ना? तो ऐसी है, नहीं होता है। निदा फाजली की है। हाँ, ये निदा फाजली जी की है, बिल्कुल सही बोला आपने, गूगल करके देख लिया लगता है। बस अभी देखा सर। वैसे जगजीत सिंह जी ने काफी इनकी गजल गाई है। हाँ, जगजीत सिंह ने निदा फाजली की काफी गजलें गाई हैं। अच्छा, अब इस पर तख्ती करते हैं, चलिए टाइम निकला जा रहा है। कि होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। चलिए कौन करेगा मेरे साथ, एक वॉलंटियर? चलिए करिए, होश वालों, आगे वालों, वेरी गुड। अब कोई अगला वॉलंटियर आएगा, होश वालों हो गया, 2122 हो गया है ना। अब आगे कौन आएगा? टू। वेरी गुड। खबर, खब, ख एक और बर दो। वेरी गुड। क्या, टू। सही, 2 है क्या। तो ये भी देखिए 2122 हो गया। को खबर क्या, है ना। अब बताइए आगे, बेखुदी, 2 बेखुदी, 212। वेरी गुड सर। बेखुदी इज 212। और क्या, वो तो है ही 2। तो देखिए फिर 2122 आ गया, है ना। तो 3 बार 2122 आ गया। अब बताइए चीज है, 2121। वेरी गुड। इसमें कोई खास मात्रा पतन नहीं है, तो मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है। तो होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इस 2122 3 बार आता है, और चौथी बार में 212 आ रहा है 2122 की जगह, 1-2 कम है। अब वो भी पर्शियन में आता है, जब हम एक गजल को मीटर को एक शब्द काट देते हैं तो उसको कुछ बोलते हैं, वो हम अभी नहीं जा रहे हैं। तो 2122 2122 2122 212। सेम अगली लाइन में देखिए, इश्क कीजिए, इश्क हो गया 21, इश्क, राइट, 21।
कीजे टू टू, फिर टू समझिए समझिए टू टू, जिंदगी क्या चीज है, वही 212 टू और फिर 212। देखिए एक और बड़ा अच्छा शेर है इस पे, कई बार वो से राम प्रसाद बिस्मिल का बोल देते हैं लोग कि सरफरोशी की तमन्ना, वो भी बिल्कुल यही है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वो भी इसी बहर पर है। तो ये बहर भी बड़ी पॉपुलर है और इस पे लिखना आसान है और आप लिख सकते हैं इस पर। ये सबने अगली वाली गजल सबने सुनी है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए या? जी, ये किसने गाई है? मेहदी हसन साहब ने। हाँ, सबसे ज्यादा पॉपुलर उन्हीं का वर्जन है, पर गाई तो पापौन ने भी है अभी जी। रिसेंटली, और लिखी है अहमद फराज ने, है ना? तो इसमें देखिए क्या बहर है, फरीदा ये खातून की है शायद ओरिजिनल ये। गाई हुई सर, हाँ हो सकता है उन्होंने भी गाई हो सर, गाने वाले तो बहुत हैं तो ओरिजिनल तो हाँ, पता नहीं बहुत चलता। सारे हैं लेकिन हाँ, म्यूजिक देखना चाहिए उसमें भी ओरिजिनल है कि म्यूजिक किसने दिया था। तो आई थिंक ये पिक्चर में भी आएगी शायद, किसी मुझे याद नहीं आ रहा, शायद आई है कहीं पर। तब इसे चलिए इसमें तख्ती करते हैं, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए या। और इसी बहर के ऊपर रानू जैन ने गाना कंपोज भी किया है, रानू आपको पता भी होगा शायद, वो जी। कौन सा वाला? कौन सा था वो? चलिए इतना रानू सोच रहा है, बड़ी रंजिश खूबसूरत। नहीं, देखिए बड़ी तो हो ही नहीं सकता ना, बड़ी में देखिए शुरुआत कैसे हो रही है, हम्म, बड़ी खूबसूरत आपका 1 to 2 पहले वाला अकेले अकेले वाला है। हाँ हाँ, अच्छा अब देखिए अच्छा। बड़ी खूबसूरत क्या था, आगे याद नहीं आ रहा मुझे अगली लाइन, उसको आप बड़ी अकेले, हाँ शिकायत है मुझसे, बड़ी खूबसूरत शिकायत है शिकायत, तो आप उसको वो अकेले अकेले जा रहे हैं से कर सकते हैं, करके दिखाइए। बड़ी खूबसूरत शिकायत है हाँ मुझको देखिए फिट हो गई। कि ख्वाबों में अक्सर बुलाया है तुमने, हमने क्या था उधर। हाँ जो भी आ है, किसी जाएगा ने तो वो। बुलाया है, हाँ आ गया। तो एक जो भी आप किसी बहर पे लिख रहे हो उसका गाना पकड़ लो, जो भी आपको अच्छा लगता हो गाना, और उसकी जैसे जी पैरोडी हम बचपन में लिखा करते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो खैर बहुत पैरोडी लिखी है, वो उस तरह से लिख सकते हो। पर चलिए रंजिश ही सही थोड़ा डिफिकल्ट बहरस पे आते हैं, तो रंजिश कौन बताएगा? रंजिश 211 ट्राई अगेन, रंजिश कैसे बोलोगे रंजिश वर्ड को, कैसे बोलोगे? टू टू बोल सकते हैं इसको। बिल्कुल टू बिल्कुल, क्योंकि आप ऐसे रन जी शाह ऐसे नहीं बोलोगे ना, जी जी। रंजिश बोलते हो तो रन एक साथ आता है, जिश एक साथ आता है, राइट? अब देखिए ही सही, इंट्यूशन विल से 212 है ना, क्योंकि ही 2 है, सही 12 है, और फिर दिल ही दुखाने के लिए या दिल 2 बिल्कुल तो दुखाने तो हाँ 2 नहीं, दुखाने 2 भी तो है भाई, 1 2 1 2 2 122, और के लिए आ, के इज 2 लिए 2 लिए 12 लिए 12 वेरी गुड, हाँ और R2। वेरी गुड। तो लेकिन इसमें कई जगह मात्रा पतन है, तो आप क्योंकि मैंने एक शेर लिया था तो इसमें आपको नेचुरली पता नहीं चल रहा है, पर इसमें क्या है, इसमें 2 लॉन्ग सिलेबल हैं, फिर 2 शॉर्ट सिलेबल हैं, फिर 2 लॉन्ग सिलेबल हैं, फिर 2 शॉर्ट सिलेबल हैं। एक्चुअली गजल का मीटर वो है, हम पूरी गजल देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो एक्चुअली जो गाई है ना, रंजिशी सही, अब उसको उन्होंने कंपोज भी ऐसे कर दिया है, पर जब शायर ने लिखी है तो रंजिश में बोले रन और जिश ऐसे 2 है, और फिर ही को उन्होंने मात्रा पतन लिया है शायर ने, और सही पे फिर 1 2 है, तो 2 छोटे हो गए, और सही का ही और दिल 2 हो गया। फिर ही में फिर मात्रा पतन है, वो छोटा लिया गया है, और दुखाने में दू छोटा है, फिर खा और ने 2 बड़े हैं, फिर के में मात्रा पतन है और छोटा ली है, 2 छोटे हो गए, और फिर ए और आ 2 बड़े हो गए। तो ये मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जो डिफिकल्ट है अभी आप लोगों के लिए ग्रैस्प करने के लिए, पर ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, कई बार वो पूरी गजल देख के पता चलते हैं, और कई बार म्यूजिक कंपोजिशन हमें कंफ्यूज भी कर देती है। तो रानू और हम जब इस वाली बहर पे एक बार काम कर रहे थे तो ये कंफ्यूजन आ रहा था, मैं इसी मीटर पे लिखी गजल पर मैं इस ट्यून में गा नहीं पा रहा था, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल ट्यून है उसमें ही को उन्होंने बड़ा खींच दिया है,
तो मेरे शब्द उसमें फिट नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, अब देखिए जो अगली वाली आ रही है एग्जाम्पल, ये भी थोड़ा इस टाइप का एग्जाम्पल है, बहुत मात्रा पतन है। तो लेफ्ट वाले जो दो मैंने आपको लिए हैं वो दोनों बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं, उनकी बहर बहुत सिंपल है, बहुत आराम से यूज हो सकती है। जो लास्ट वाले दो, राइट वाले दो एग्जाम्पल हैं, ये टफ बहरे हैं, इनमें लिखना शुरू में बहुत मुश्किल है और समझ पाना भी थोड़ा मुश्किल है। अब ये मोमिन की गजल है बहुत फेमस, और ये शायद बहुत लोगों ने गाई है, पर सबसे ज्यादा फेमस वर्जन है बेगम अख्तर का, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। आई थिंक रस्तोगी सर ने भी गाई है एक बार ये। नहीं, मैंने नहीं गाई है। इसी नहीं सर, इसी बहर पे आपने गाया है कोई, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा है। और कोई होगी। हाँ नहीं, आई थिंक रानू तुमने गाई है इसी बहर पे एक वाली, वो जो जिंदगी थी मेरी। हाँ, वो जो जिंदगी जी, वो जो जिंदगी थी मेरी कभी नहीं, क्या था क्या रानू, मैं भूल गया उसके वो जो जिंदगी थी मेरी कभी, हाँ वो वो जो जो पहला पहला खुमार था। खुमार था। हाँ, रानू को कई बार बहुत सैड सॉन्ग भी तो उसमें थोड़ी वो हैप्पीनेस डाल देता है। तो ये बहर है 11212, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट बहर होती है, बशीर बस साहब ने बहुत लिखा है। तो इसमें वो और जो में मात्रा वतन है, तो 11, हम में देखिए मात्रा पतन हो ही नहीं सकता, वो 2 ही है। फिर अगला वाला जो में है वो भी 1 है, और फिर जो तुम है उसमें भी मात्रा पतन नहीं हो सकता, 2 है। तो वो जो हम में, तुम में, फिर में मात्रा पतन है, का तो है ही छोटा, रा 2 है, अगला रा 1 है, फिर 2 है। तो ये 11212 11212 है बहरे वाली। तो मैं आपको इसमें ये टिप देना चाहूंगा इसमें कि शुरू में थोड़ा आसान बहरों में लिखिए, अभी मुश्किल बहरों में ना जाएं। एनी क्वेश्चन एनीबॉडी हैज? ओके सर, चलिए हम आगे आते हैं। बिल्कुल ऐसा करता हूँ, इसको मैं टाइम बचाने के लिए, क्योंकि हमारे पास 6 मिनट ही बचे हैं, इस वाली एक्सरसाइज को मैं अवॉइड कर लेता हूँ, क्योंकि वी स्पेंड लॉट ऑफ एक्सरसाइज ऑन डूइंग तख्ती। दिस आई विल पोस्ट इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आप में मुझे इंडिविजुअली आप मुझे भेज सकते हैं इनकी खुद तख्ती करके, राइट? या मैं क्विकली बता भी सकता हूँ, जैसे तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। ये आसान सी है, देखिए 122 122 122 122, ये बहुत आसान वो कोशिश करते हैं हम ही करके आपको इंडिविजुअली भेज दें। ठीक है, तो बहुत अच्छा अच्छी बात है, तो मैं बताता नहीं हूँ। रानू, ये दिन रात मुझे याद, तो तुम्हें याद आ गया होगा। जी जी। एक और कंसेप्ट है जो जानना जरूरी है, और आप कहोगे मैं और आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो पर गजल है ही ऐसी चीज कि वो क्योंकि बोली जाती है कहीं नहीं जाती। तो कई बार जब हम साथ में वर्ड बोलते हैं तो हम कहते हैं ना, हम शब्द खा गए, अक्षर खा गए या कंबाइंड हो गए, उसको जी। बोलते हैं अलिफ वस्ल। वस्ल माने होता है मिलन। जैसे मैं एग्जांपल, मैंने गालिब के ही शेर लिए हैं, किसी छोटे मोटे शायर के भी नहीं लिए। देखिए, जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर। अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, या तो याद आया, या मैं बोल सकता हूँ क्यों तेरा राह गुजर याद आया। अब देखिए, मैं याद आया को एक साथ बोलूं तो क्या हो रहा है, याद आया। वो एक चिपक रहे हैं आपस में ना, वो जो आ जी की मात्रा है वो जाके दा में जुड़ के, अपने ना कई बार हम जी। कहानी सुना रहे होते हैं, ऐसा हो जाता है, हम बात कर रहे होते हैं, राइट? तो हम्म। क्यों तेरा राह गुजर याद आया, या दा या। अब देखिए, याद आया में दा और आ कंबाइंड होके दा बन गया। तो याद आया ओरिजिनली 2122 है, पर यदि मैंने उसको रैपिडली पढ़ दिया तो वो कंबाइंड होके 222 बन रहा है। इसे हम बोलते हैं कंसेप्ट को अलिफ वस्ल। देखिए एक और एग्जांपल है, हर एक बात पे, ये सुना है सबने, कहते हो कि तुम की तू क्या है। अब उसने ऐसे नहीं गाया इसको कि हर एक, उसने क्या कर दिया है, हर एक कर दिया उसे। तो क्या इफेक्ट आया उसमें, एक ही मात्रा जाके रे पे चढ़ गई, अब वो पढ़ने में हर एक हो गया, कहने में वो हर एक हो गया, राइट? तो 221 का 121 बन गया। तो इसे बोलते हैं इस कंसेप्ट को अलिफ वस्ल। शुरू में अवॉइड ही कीजिए, पर कई बार जरूरत पड़ जाती है तो लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये लास्ट स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे आखिरी 5 मिनट बचे हैं, कि कैसे शुरुआत करें। टिप्स फॉर एस्पायरिंग गजल राइटर। तो पहला तो यह है कि जो भी आपको ख्याल आए दिमाग में, उसको आप एक पोएटिक थॉट को अपनी पोएटिक फॉर्म में लिख लीजिए पहले, राइट? अब आप जब लिख लोगे तो उसमें देखिए राइमिंग ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। राइमिंग ठीक आ रही है, और वो ऐसी राइमिंग है जिसे रिपीट करना आसान है, तो वो आपका काफिया हो गया, राइट? उसके बाद भी यदि एक दो वर्ड्स आ रहे हैं दोनों में, तो वो रदीफ हो गए। यदि रदीफ नहीं है तो भी कोई बात नहीं, काफिया पे एंड हो गया,
वो गैर मुरद्दफ रजक बोलते हैं, हाँ याद आ गया सडनली, इसमें रदीफ नहीं होता। तो पहले ख्याल डिफाइन कीजिए, उसमें काफिया रदीफ को आइडेंटिफाई कर लीजिए, काफिया ऐसा लीजिए जो मुश्किल ना हो। शुरू में आप चाहो तो सिंपल जो स्वर वाले काफिया हैं, जैसे आ ई की मात्रा, वो ले लीजिए, क्योंकि आ और ई से खत्म होने वाले बहुत सारे शब्द होते हैं। जो व्यंजन के साथ स्वर मिलके वाला जो काफिया होता है, वो काफिया की चॉइस को लिमिट कर देता है। जैसे मान लीजिए मैंने कम गम ले लिए, वो सुंदर ज्यादा होते हैं, लेकिन ये बात भी है, वो सुंदर लगते हैं पर वो कम शब्द मिलते हैं। अब कम और गम जैसे वर्ड हार्डली मैं 7-8 वर्ड सोच सकता हूँ, उससे ज्यादा वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहे। पर कोई बोले आ या ई से खत्म होने वाले वर्ड, मैं 100 वर्ड भी सोच सकता हूँ। तो शुरू में ऐसा काफिया लीजिए जो आसान हो। फिर जो बहर हैं, वो ऐसी बहर लीजिए जो आपके आइडिया के आसपास हो, या अपना आइडिया आप ऐसे वर्ड्स में एक्सप्रेस कीजिए जिस 1-2 बहर में आप कंफर्टेबल हो। इसमें से आप कोई भी 2 अप्रोच ले सकते हैं। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप पहले बहर फिक्स कर लो कि मैं अभी अकेले-अकेले गाना दिमाग में बैठ गया है, तो मैं चलो भैया पहले इसी पे लिखता हूँ। सबसे आसान बहरों में ही गए, शब्द भी कम है, कन्फ्यूजन भी कोई नहीं है, गाने हमें बहुत सारे फिल्मी पता है, या 1222 ले लो, वो कुमार विश्वास की टू नदी आपके दिमाग में बैठ जाती है, तो उस पे लिखना भी बहुत आसान है। अपने ख्याल को उस बहर में लिखिए, आपको पता है कहाँ-कहाँ मात्रा गिरा सकते हैं, और वो ट्यून दिमाग में रख के आप लिखेंगे, तो थोड़े टाइम बाद आपको मात्रा गिननी ही नहीं पड़ेगी। अब मेरे को लिखते हुए रफली मैंने 21 में शुरू किया, जैन 22 से गज़लें शुरू किया है, 3 साल से ऊपर हो गया। आई हैव रिटन नाउ मोर देन 200 गज़ल्स। अब मेरा ऑलमोस्ट सेकंड नेचर बन गया है, मुझे मात्रा गिननी ही नहीं पड़ती, वो ट्यून दिमाग में होती है, मैं लिखता रहता हूँ। फिर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तो एक आध गलती मिल जाती है कहीं पर अब मुझे मात्रा गिननी नहीं पड़ती, और वो आपको 2-3 साल बाद आ जाएगा। शुरू में आपको गिननी पड़ेंगी, नहीं 6 महीना, पहले 6 महीना आपको मात्रा गिननी पड़ती है। फिर आप उसमें अपने कंस्ट्रक्ट करते जाइए, अपन आपके कपलेट्स वो दिमाग में रख के, जैसे आप पैरोडी लिख रहे हो, और बाकी प्रैक्टिस वाली बात है। अभी कुछ टूल्स आ गए हैं ऑनलाइन, जैसे एआई बड़ा अच्छा होता जा रहा है। तो रेखता एक वेबसाइट है जहां हम पहले शेर वगैरह पढ़ा करते थे, तो उन्होंने पिछले साल लॉन्च कर दी काफिया डिक्शनरी। तो आपको भी काफिया दिमाग में नहीं आ रहे हैं, जैसे कम और गम, तो आप उसमें अपने 2 शब्द डाल दीजिए, 1 शब्द डाल दीजिए, उससे मैच करते हुए आपको आइडिया देता है, देखो ये रे काफिया। और अभी उनका बहर का बीटा वर्जन में आ गया है, जिसमें वो कहते हैं बहर का भी आया है। वो अभी बीटा वर्जन आ गया है। हाँ बीटा वो। तो मैं आपको क्विकली वो दिखा देता हूँ, और उसमें 1-2 हम शेर डाल के देखते हैं। ये मैंने खोल के रखी है आपके लिए, और यहाँ पर जाके अब हम चेंज करेंगे इसका शेयरिंग का। और मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ अपनी दूसरी वाली स्क्रीन। कहाँ गया भाई? देखिए आ गया क्या? आ गया सर। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए मुझे ये है काफिया। अब यहाँ पर सर्च काफिया में मान लीजिए मैं गया, और मैंने अपनी किसी गजल से मान लीजिए चलिए अभी कल की बात है, ये रहा, ऊंचा था अपना नाम, अभी कल की बात है, मेरा एक शेर है। तो मान लीजिए मैं आई रन आउट ऑफ द आइडिया ऑफ वर्ड्स रेनेमिंग विद नाम। अच्छा, लेकिन इनके सारे बीटा साइट्स हैं, तो कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, पर आपको ऐसे आइडिया मिल जाएगा। मैंने नाम वर्ड डाल दिया यहाँ पर और बोला कि मेरे को काफिया ढूंढ के बताओ, तो देखिए इसने वर्ड बता दिए, राइट। और ना सिर्फ वर्ड बता रहा है, उनका वजन भी बता रहा है। तो नाम जैसे 2 और 1 था, तो 2-1 के आम, बाम, भाम, चाम। अब कुछ सेंस बनाते हैं, कुछ नहीं, पर आपको अपनी बहर भी पता है, राइट। जब से मेरी वाली गजल जो थी, ऊंचा था अपना नाम, राइट। अब इसमें मुझे ऐसे चाहिए, या तो 2-1 वाले चाहिए या 1-2-1 वाले चाहिए। तो मैं 2-1 वाले और 1-2-1 में देख लूंगा, अनाम, असम, ऐसे करके आपको काफिया के आइडिया मिल गए, है ना। और दूसरा है, ये इनका नया आ गया है, ये बीटा वर्जन में है अभी, इसमें आप अपनी बहर भी चेक कर सकते हैं, राइट। तो जैसे हम यहाँ थे, रंजिश ही सही, जैसे हमने मुश्किल बहरों के जो एग्जाम्पल लिए थे, यहाँ मैंने ये टाइप कर दिया,
दिख रहा है सबको? जी। अब मैंने कहा इसकी बहर चेक कीजिए। ठीक है, अभी बताता है ग्रेट योर पोएट्री इज इन बहर, कीप अप द गुड वर्क। तो ये आपकी मैंने आपको कहा था ना, देखिए मात्रा पतन है इसमें। आप देखिए, क्योंकि इस बार पूरी डिक्शनरी डायरेक्ट, अब देखिए ही पर मात्रा पतन किया है। मैंने कहा था ना 2 लॉन्ग आते हैं 2 शॉर्ट आते हैं, ये 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट, 2 2 1 1, 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट 2 लॉन्ग, 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट, 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट, 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट। तो अब ये बड़ा अच्छा टूल आ गया है। तो शुरू में आप अपनी क्वालिटी चेक किससे करा सकते हैं, रादर देन किसी उस्ताद के पीछे पढ़ने के, है ना? अब इसने कंबाइन भी कर दिया वो पर्शियन के वर्ड के हिसाब से। मैंने कहा था कि तो मफाउल ये 2 2 1 एक साथ आता है, 1 2 2 1 एक साथ आता है। अब क्यों है ऐसा? देखिए इसने गाया भी ऐसी है। उसने पहले रंजिश ही एक साथ बोला है, फिर सही बोला है, रंजिश ही सही दिल ही तू खाने के लिए आ, तो ऐसे गाया करके, राइट? तो उसने ये माइनिंग हम कैसे करते हैं वो भी हो गया। अब देखिए एक और एग्जांपल डाल के देखते हैं। वो जो हम में तुम्हें कबार, ये ना, ये देखिए मुश्किल जैसे बहरें होती हैं, इसमें हमने मान ली लिख लिया है और हम यहाँ पे उसको टाइप कर सकते हैं। देखिए 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2, क्योंकि इसको ये पूरी गजल पता है, इसके डेटाबेस में है और इसने कह दिया ये बहर में, है ना? तो कई बार ये गलती भी करता है, मैं देख चुका हूँ। तो इसको ये मैंने बहुत फेमस गजलें इसमें डाल दी हैं। कई बार मात्रा सही होती है, पर क्योंकि इसे डेटाबेस में नहीं है और उसने सिर्फ पहला शेर देखा, आने वाले शेर इसके डेटाबेस में नहीं है, तो ये तो उसको, ये वाले तो उसको याद है क्योंकि उसके डेटाबेस में ये है। तो यहाँ पर ये गड़बड़ इतनी नहीं हो रही है। So we are almost there now. So these are the tips. Anybody has any questions on this? Hey, Vivek, question is more like when you said the tune has already been set. Like for example, when an R.D. Burman already sets a tune and then calls in Gulzar. So that means for Gulzar, the beher is already given, right? Because the tune has already been made. No, not exactly, Shashi. Beher is not given, but he has only a finite number of behers in which he can write. Okay. And then it becomes an iterative process. He can also go to S.D. Burman and say, you know what, if this is what I have written, and then he will say, oh, for these words, I need to change my tune little bit. So it becomes an iterative process. See, जैसे वो एक ही बहर पे कितनी सारी ट्यूनें हैं। अब अकेले अकेले जा रहा हूँ, वो थोड़ा पेपी गाना है, तो हमने कितने अच्छे से, है ना? अब उसी बहर पे है, मुझे तुम नजर से घेरा तो रहे हो, अब कितना रोता हुआ गाना है, राइट? दोनों ट्यून्स कितनी डिफरेंट हैं। तो एक बहर पे मल्टीपल ट्यून्स हो सकती हैं, लेकिन यदि बहर कुछ की सेम है तो उसमें वो ट्यून्स आपस में इंटरचेंजेबल हैं, राइट? अब मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मैं अकेले अकेले की ट्यून पे गा सकता हूँ एंड वाइसी वैसा कर सकता हूँ। वो दूसरी बात है कि वो ट्यून उस मूड को सूट नहीं करेगी, पर कर सकता हूँ। और देखिए यही चीज हिंदी कविता में भी होती है। जैसे वो किसको आता है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, कोई बता सकता है मुझे? जी आता है, गा के बताइए कहीं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। बिल्कुल सही गाया आपने। अब देखिए ये जो है, ये हरि गीति का छंद है हिंदी का। अब हरि गीति का क्या है, हरि 2 हो गया, गी 2 हो गया, टी 1 हो गया और का 2 हो गया। तो हरि गीति का 2 2 1 2 है, इसलिए इसका नाम हरि गीति का छंद है। अब यदि मैं गजलों में आ जाऊं तो एक गजल है, जगजीत जी ने गाई है कि सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। किसी ने सुनी है गजल ये? यदि सुनी है तो एक लाइन बताइए गाकर। रानू आपने सुनी है? नहीं, शायद नहीं सुनी। ये हमारे दयालबाग में प्रोफेसर पटवर्धन बहुत गाते थे, सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या जादू कर सकता हूं मैं से। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। अब देखिए वो तुलसीदास जी की लिखी हुई है, ये अभी लिखी गई है, पर हम उनको कर सकते हैं। तो जो छंद विधान है हिंदी और संस्कृत का, और जो पर्शियन पोएट्री के जो बहर है, उसमें बहुत कॉमनैलिटीज हैं। ठीक है,
और लास्ट में हम इसे खत्म कर रहे हैं, कंक्लूजन की तरफ हम आते हुए। हाँ पूछिए। देखिए, जिस चीज़ का मुझे ज्ञान कम हो मैं उस पर टिप्पणी से बचता हूँ। तो इंग्लिश पोइट्री की टेक्निकल नॉलेज मुझे बहुत कम है, दो आई राइट इन इंग्लिश, आई हैव रिटन फ्यू सॉनेट्स, सो आई नो व्हाट हैपेंस लिटिल बिट देयर, बट आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट कि इंग्लिश में गजल लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि गजल में फोनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश इज नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज। तो आई थिंक आई विल स्ट्रगल, बट आई डोंट नो, मे बी चैट जीपीटी कैन टेल अस, आजकल वो सबसे ज्ञानी है। पर चैट जीपीटी से आप गजल नहीं लिख सकते, आप ट्राई कीजिएगा, आप एक शेर ट्राई कीजिए, नहीं लिखा रहेगा। हाँ हम्म। नहीं वो तो आपने ठीक है। हम्म। नहीं देखिए, जब तक रूल्स को हम पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो फॉलो नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग बड़े नेचुरली गिफ्टेड होते हैं, हमारे मित्र हैं दिनेश पालीवाल, वो बहुत गिफ्टेड हैं और वो लिखते भी बहुत अच्छा है, गाते भी बहुत अच्छा है। तो वो बिना मात्रा वात्रा में ज्यादा यकीन नहीं करते, पर लिखते हैं तो 80% उनकी मात्रा अपने आप ही फिट हो जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में ट्यून चल रही है। जैसे मैंने कहा ना, अब मैं क्योंकि पहले सीखा फिर अब मैं ट्यून में लिखता हूँ, तो 95% करेक्ट आ जाता है। फिर 5% में क्वालिटी चेक करता हूँ, पर कोई यह जानकर आदमी क्वालिटी चेक ना करे तो भी वो 90-95% एक्यूरेसी ले ही आएगा ना। अच्छा, अब क्या है, बस ये हमारी कंक्लूजन है कि गजल पॉपुलर होती जा रही है, ग्लोबल रीच है, बॉलीवुड में आ गई है। म्यूजिक में बहुत मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इसमें। रानू भाई ने तो हमारी कई बार बड़ा पेपी से म्यूजिक भी बनाए हैं गजलों के, रोने की जगह। इनफैक्ट रॉक स्टाइल में भी मैंने कुछ गजलों को कंपोज किया है, थैंक्स टू एआई। और इन दी एंड व्हाट आई वुड लाइक टू से कि ये की चीजें याद रखिएगा कि गजल एक पोइट्री का फॉर्म है जिसमें बहुत स्पेसिफिक रूल्स और स्ट्रक्चर है। यदि आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो गजल नहीं है, वो नज्म हो गई। तो उर्दू शायरी में जो बिना रूल्स के लिखी जाती है, फ्री फ्लोइंग थॉट, उनको बोलते हैं नज्म। तो साहिर लुधियानवी जी ज्यादातर नज्म लिखते थे, कभी कभी गजल लिखते थे। दूसरा याद रखिए कि हर शेर अपने आप में पूरा होना चाहिए, ये ना हो कि उससे पहले या बाद वाला पढ़े तभी मीनिंग समझ में आए। और अच्छी गजल वो होती है कि पहला शेर असेंडेंस ये होता है कि एक मूड को बिल्डअप करता है और आपकी उत्सुकता बिल्कुल चरम सीमा पर होती है, योर क्यूरियोसिटी इज एट द हाईएस्ट लेवल, अब क्या होगा। और दूसरी लाइन जो है शेर की, वो उसको क्लाइमैक्स देती है, राइट। तो वो अच्छा शेर माना जाता है कि पहले शेर में बिल्डअप और दूसरे शेर में उसका समापन होता हुआ। अरेबिक में आई थी, पर्शिया में ग्रू करी, बट फ्लरिश एक हिंदुस्तानी में करी। शुरू में जैसे हम उर्दू भी बोलते थे, और अब तो खड़ी बोली में भी बहुत गजल लिखी जा रही है। एंड लास्टली, इज ऑफन रिसाइटेड एंड सung इन द पब्लिक फोरम्स। अ गुड कपलेट शुड बी अंडरस्टूड इमीडिएटली, कोई डिक्शनरी की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए बहुत सारे शायर अब बहुत आसान भाषा में लिखने लगे। आप देखो कुमार विश्वास जो है वो कितना आसान सा लिखता है, दैट इज व्हाट मेड हिम पॉपुलर। ऐसा नहीं उसको बहुत शुद्ध भाषा नहीं आती, वो बड़ी शुद्ध हिंदी वाली भाषा बोल लेता है, राइट। बट महफिल में पढ़ो तो वो वाले शेर पढ़ो चुन के जो तुरंत लोगों के समझ में आए पर दिल पे गहरा असर करे, राइट। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ गुड गजल। ये कुछ पुराने मास्टर्स हैं, राइट, दिस विल बी देयर इन अ डेक, दे ऑल टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल। अमीर खुसरो, मैंने कहा उसने पहली गजल लिखी हिंदुस्तानी में, पर्शियन और ब्रज भाषा कंबाइन करके। मीर तकी मीर बहुत बड़े शायर हुए हैं। गालिब सिर्फ उन्हीं को अपने ऐसा मानते थे, बाकी सबको अपने से नीचा देखते थे। गालिब जी वो बहादुर शाह जफर के दरबार में लास्ट में आए। अल्लामा इकबाल, many of us may not agree with his philosophy and politics, but very great writer, बहुत अच्छी उसने गजलें लिखी हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी अल्लामा इकबाल ने ही लिखी थी। और फैज अहमद फैज, वन ऑफ माय फेवरेट्स, पाकिस्तान से इंग्लैंड चले गए, कम्युनिस्ट आदमी थे। इन्होंने शुरुआत करी कि अपने निजी गम से ज्यादा हम जमाने के गम को गजल में लेकर आए, और वो एक मूवमेंट बन गया अपने आप में। तो उस जमाने के जो 40s 50s 60s 70s के जितने भी शायर थे उर्दू के, वो सभी डीपली कम्युनिस्ट, इररिलीजियस और रिवोल्यूशनरी थे। तो उनके सबसे ज्यादा उनसे इन्फ्लुएंस होकर जो पॉपुलर बने वो साहिर लुधियानवी साहब थे, जिन्होंने इस टाइप की चीजें लिखी। एनीबडी हैज एनी लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड अप?
नहीं, वो कपलेट मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसमें 2 लाइनें हैं इसलिए कपल है वर्ड, बट दोहे अलग चीज है, गजल अलग चीज है। दोहे में जो सी मात्रा दोनों में आती है, दोहे में 13 और 11 का मात्रा आता है, पर उसमें वो मात्रा कई अलग तरह के नियमों से आती है, गजल वाले नियमों से नहीं आती है। काफिया उसमें भी होगा, राइमिंग उसमें भी होगी। यदि आपको गजलें समझ में आ गई है तो आपको हिंदी पोएट्री भी लिखना आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी पोएट्री में भी यही वाली एलिमेंट्री मिस्टेक कर रहे होते हैं कि राइमिंग ठीक नहीं होती है और मीटर ठीक नहीं होता है। बिल्कुल डिफरेंट है, पर काफी चीजें कॉमन है, राइट? तो गजल के अपने नियम है, उनके अपने नियम है। जैसे गजल के नियम है ऐसे उनके भी नियम है, पर वो गजल नहीं है। पर नियमों में कुछ कॉमन नियम भी है, जैसे दोनों में तुकांत होना चाहिए। देखिए, आप हिंदी की बात कर रहे हो, मैंने एक पोएम खोल ली इन द मीनवाइल, ये सबने पढ़ी होगी ना, बहुत फेमस है, बहुत जगह आती है, कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर मंडव आए कुछ और निखर। अब देखिए सारे कपलेट्स हैं इसमें, राइट? अब गजल में क्या था, पहली 2 लाइनें राइम करती है, फिर अगले शेर में तीसरी राइम नहीं करती, चौथी मतले से राइम करती है। इसमें ऐसा नहीं है, घूम घूम और चूम चूम राइम कर रहे हैं तो उसमें काफिया क्या हो गया, ऊम हो गया, है ना? फिर जो तीसरी लाइन आई, सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, इसमें निखर पत्थर के साथ राइम कर रहा है, अर है। घूम घूम और चूम चूम के साथ राइम नहीं कर रहा है, तो ये गजल नहीं है। पर काफिया में भी वही नियम है, पत्थर निखर में अर की ध्वनि कॉमन है। अब देखिए, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। अब इसमें कौन बताएगा काफिया और रदीफ क्या है? ओता काफिया है और है रदीफ है ना? देखिए, काफिया रदीफ के नियम हमारे इसमें भी आ गए। अब देखिए, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, इसमें काफिया रदीफ कौन बताएगा? रदीफ आपका को हो गया और आने इज काफिया हो गया, बिल्कुल सही हो गया। इसमें ऐसी समझाने को बचाने को हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए, इसमें रदीफ नहीं है, आए और लाए में आए कॉमन हो गया, वो काफिया हो गया। तो देखिए, इसमें काफिया भी है रदीफ भी है, पर इसमें सारे ये इन्हें हम बोलते हैं कपलेट्स, क्योंकि इसमें पहली दूसरी राइम करती है, तीसरी चौथी आपस में राइम करती है, पांचवी छठी, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विपदी। तो द्विपदी में 2-2 लाइनों में लिखी जाती हैं, वो दोनों लाइनें आपस में राइम कर रही होती हैं। गजल में ऐसा नहीं है, उसमें पहले शेर की दोनों राइमें करती हैं, फिर सारे सब्सिक्वेंट शेर में काफिया रदीफ सेम रहता है। इसमें काफिया रदीफ हर 2 कपलेट, हर 2 लाइनों का अलग अलग है। पर बहर इसमें भी है, देखिए कैसे है। इसमें आप एक लाइन की मात्रा कौन गिन के बताएगा मुझे? वर्षों तक वन में घूम घूम में मात्रा बताइए गिन के। हिंदी में मात्रा पतन नहीं होता है तो आसान है आपके लिए। वर्षों में कितना हुआ? 1 2 नहीं नहीं नहीं, 1 2 वर्षों वर्षों वर और 1 2 बिल्कुल सही, 2 वर्षों है ना, वर एक साथ आ रहा है, शो एक साथ आ रहा है, तो जो आधा रा की मात्रा है वहां आ रही है। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। एक आदमी जरा टोटल काउंट करना, 4 हो गए। फिर तक कितना हुआ? 2 ठीक है, अब से 2 भी बोल सकते थे, लिखने में 1 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि हिंदी है, पर 2 हो गए, 6 हो गए। अब अगले 1 में 2 हो गए, जी 8, में 2 10, और घूम घूम 2 2 2 1 2 1 3 3 6 हो गए, है ना? तो 16 हो गए। पूरी किताब, जो किताब है रश्मि रथी, पूरी किताब, उसकी हर लाइन में 16 मात्रा है, पूरी किताब में। बहुत बड़ी किताब है रश्मि रथी। अगली गिन लो, बाधा विघ्नों को चूम चूम, या चलो रैंडम नीचे जाते हैं कहीं पर हम, चलो गिन लो उसमें। पांडव 4, हाँ डव का, संदेशा 6 हो गया ना, 6 हो गया। संदेशा, लाए पान 2 2 डव 2 और 2 4 और 2 6 और 6 12, और लाए 2 2 4, हाँ हो गए 16। अब आपको लगता है दिनकर जी पूरी किताब में एक एक मात्रा गिन के लिखेंगे? नहीं, वो धुन बैठ जाती है दिमाग में, और इसलिए ये इतनी इजीली रिसाइटेबल है। कहीं आशुतोष राणा कर रहा होता है, कहीं मनोज कर रहा होता है, और कभी मैंने भी बचपन में बहुत पढ़ी है, राइट? कितने लोग पढ़ते हैं ना वाली कृष्ण की चेतावनी, राइट? अब ऐसे तुलसीदास जी की पूरी रामचरितमानस है, वो पूरी चौपाई है, चौपाई में हर लाइन में 16 मात्रा ही होती हैं,
इसलिए चौपाई है। आप तुलसीदास जी मात्रा गिन के तो नहीं लिखेंगे, इतनी बड़ी रामचरितमानस, पर आज तक करोड़ों लोग उसको गाते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, राइट। या पूरी हनुमान चालीसा है, वो चौपाई में लिखी गई है। हनुमान चालीसा आज करोड़ों लोगों को कंठस्थ है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप प्रॉपर मात्रा और मीटर को ध्यान में रख के लिखते हो, तो जो आप लिखते हो वो इजिली रिसाइटेबल होता है, इजिली मेमोरेबल होता है। और जहां मात्रा नहीं है, बस हमने स्लैम पोइट्री लिख दी है, वो मेरे घर पर आई और आके मुझ पे चिल्लाई, एक तू क्या कहता है, तू अब क्यों रोता है, आजकल ऐसी बात सुनने को मिलती है, राइट। राइट, बड़े बड़े स्टेज शो में सुनने को मिलती हैं। फिर अब उसके बाद बाहर निकलो, उससे बोलो अच्छा 3 लाइनें रिपीट कर दे, आप भूल जाते हो, आप रिपीट नहीं कर सकते 3 लाइन, राइट। और इस पे आप कंपोज कर लोगे, गाना बन जाएगा। आजकल गाने भी ऐसे बनते हैं कि इसमें पहली 3 लाइन का म्यूजिक का मीटर अलग है, अगली 4 लाइनों का अलग है, स्थाई का अलग है, आंतरिक का अलग है, इसलिए वो ट्यून भी फिर मेमोरेबल नहीं रहती हमें, राइट। तो ऐसे गाने बन रहे हैं, पर कालजयी रचना वही होती है जो कविता की तकनीकों को रखे। ऐसी शंकराचार्य की जितनी भी स्तुति लिखी है सब मीटर में है। एक्चुअली ये मीटर में ना लिखने का कंसेप्ट शुरू ही रिसेंटली हुआ था। पहले ऐसे बागी कवि हुए निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उन्होंने लिखा वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। तो आप यदि मात्रा में नहीं लिख रहे हो तो ऐसा लिखो कि इसमें फ्लो बहुत सुंदर हो और वो मात्रा के आसपास भटक ना रही हो, फिर बिल्कुल अलग ही विधा बन जाए। वह तोड़ती पत्थर कितनी छोटी सी लाइन है और देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर कितनी बड़ी लाइन है। समस्या तब आती है जब आप लिखते ऐसा हो कि राइम हो रही है पर एक में 16 मात्रा, एक में 17 या 18 या 15, तो वो उसके कपलेट्स के आसपास भटक रही होती है। वो जो आसपास भटक रही हो पर वहां ना होना, वो तकलीफ देती है पढ़ने में। ऐसा लगता है यार ये ऐसा क्यों लिख दिया, हम पढ़ रहे थे, सडनली हमें कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मैं उसको बोलता हूँ भटकती हुई कविता, वो ना लिखें। या तो पूरा मीटर में जो भी छंद है उसमें लिखें, या उससे बिल्कुल अलग जाके छंद मुक्त लिखें, निराला की तरह। या हमारे बाबा कालिदास, उन्होंने लिखी, बाबा नागार्जुन ने बड़ी अच्छी कविता लिखी है कालिदास जी के ऊपर, राइट। उन्होंने बहुत सुंदर लिखी है, छंद मुक्त भी हम लिख सकते हैं, पर ऐसे ना लिखें जैसे भटकते हुए आसपास। ठीक है, चलिए, वी आर ऑलमोस्ट देयर। एनी लास्ट क्वेश्चन एनीबडी हैज? नहीं सर। If not, then can we switch on the cameras if possible? We'll take a group photo to post in the group. और अपना फीडबैक लिखिएगा ग्रुप में। नहीं, मैं ले लेता हूँ, या कोई और है लैपटॉप पे? अर्पिता, आप लैपटॉप पर लो, तो ये ग्रुप फोटो फिर आप ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके, सबका आ जाए तो अच्छा है। बता दीजिएगा जब हो गया। वैसे आज मैंने ये एक जो टी शर्ट पहनी है इस वर्कशॉप के लिए, इस पे बशीर बद्री जी का ही शेर लिखा हुआ है। इनका बड़ा फेमस शेर है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। चलिए, इस मोड पे सबको बाय बाय, हैव अ गुड संडे, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Thank you for your efforts. Bye. Thank you. Bye.